अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग और कैसी स्टार्ट है आपकी सुबह की? सुबह की स्टार्ट अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो कहते हैं कि अब ज़िंदगी की स्टार्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छे से अच्छी स्टार्ट होना, तो फिर बहुत ज़्यादा आराम से ज़िंदगी की सारी सीढ़ियाँ तय करके आप मंजिल तक पहुँचते हैं। लेकिन वो जो मंजिल होती है उस तक पहुँचने में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं और वो हर्डल्स हम कैसे पार करते हैं? अगर हमारी जो बेस है, हमारा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो। कौन है जो हमें इंसान बनाता है? मैं तो कहती हूँ कि औरत और मर्द आप बाद में बनते, पहले आप इंसान, अच्छे इंसान बनते हैं। सो अगर हम कामयाब होते हैं, अगर हमें लोग अच्छा समझ रहे होते हैं, तो हमारा सारा क्रेडिट हमारे माँ बाप को जाता है। बड़ी अच्छी तरबियत हुई है, बड़ा अच्छा बच्चा पाला है, अरे देखो कितना नाम कमाया, माँ बाप का नाम रोशन किया। सो ये सारा क्रेडिट जब माँ बाप को जाता है, वही माँ बाप जो शायद अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं कर सके होते, लेकिन वो अपने बच्चे की खातिर या अपने बच्चे को उस एज तक पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोई भी ज़िंदगी में करियर अपनाना हो या कोई भी स्किल सीखनी हो, सबके कोर्सेज़ होते हैं। आप कुकिंग क्लास लेना चाहते हैं, आप शेफ़ बनना चाहते हैं, आप कुकिंग क्लासेस लेते हैं, उसकी डिग्री लेते हैं। आप पायलट बनना चाहते हैं, आप उसकी डिग्री लेते हैं। आप इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हैं, आप उसकी डिग्री लेते हैं, उसके कोर्सेज़ होते हैं। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब माँ बाप बनते हैं तो माँ बाप के कोई कोर्सेज़ नहीं होते, कोई ऐसी तालीम आपने नहीं ली हुई होती कि कैसे आपने एक अच्छा पेरेंट बनना है, कैसी तरबियत अपने बच्चों की करनी है। सो आप जो तरबियत अपने बच्चों की कर रहे होते हैं, आप सोचते हैं कि मेरे अम्मी अब्बू ने क्या किया था, इस वक्त अगर वो होते तो क्या करते। आप अपनी सारी तरबियत और तालीमात उधर से लेते हैं जो आपने बेयर किया होता अपनी ज़िंदगी में। कभी ऐसा लगता है आपको, जब आप शऊर आपको आने लगता है तो आपको लगता है मेरे अम्मी अब्बा ने ज़्यादा सख्ती कर दी मुझ पर, मैं नहीं करूँगा अपने बच्चों पे, या मैं नहीं करूँगी अपनी औलाद पर, मेरे अम्मा अब्बा ने कुछ ज़्यादा ही ढील दे दी, अरे भाई मैं तो बड़े बच्चों को बड़ी डिसिप्लिन रखूँगी। सो जो चीज़ आपको अपने माँ बाप की अच्छी लगती है और आपको लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो सारी तरबियत आपके काम आई, आप उसको अपने बच्चों को देते हैं, विरसे में देते हैं वो तरबियत। मगर जो चीज़ आपको खटकती है वो आप कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चों पर इम्प्लीमेंट ना करें और उसके बरक्स जाएं, उसके ऑपोजिट जाएं। तो कोई साइंस नहीं है, कुछ माँ बाप बड़े कामयाब रहते हैं उस टाइम देने में, उस तरबियत में, और कुछ माँ बाप चाहे कितनी भी अच्छी तरबियत देते हैं, अगर बच्चों की कंपनी उनको ख़राब मिल जाती है तो कभी कभार वो ट्रैक से उतर भी जाते हैं। सो आज बेसिकली आपकी औलाद के लिए ये शो है, और आपकी औलाद से ज़्यादा आपके लिए, क्योंकि आपने अपने बच्चों की तरबियत कितने हद तक कैसे करनी है, कहाँ तक करनी है, उनको कितनी आज़ादी देनी है कि वो फ्लाई कर सकें, या उनको कितना रिस्ट्रिक्ट करना है। बहुत सारे माइंडसेट्स हैं। कहीं मैं पढ़ती हूँ कि बच्चों को जितना सख्ती करोगे वो उतना ही कामयाब होंगे, कहीं मैं पढ़ती हूँ कि बच्चों को सख्ती करने से उनकी जो उड़ने की ताकत या सलाहियत है वो वीक हो जाती है और वो फिर एक कूज़े में ही बंद रहते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हम मतलब मैं कहती हूँ पर्दा उठाएंगे। मैं भी सीखूंगी बहुत सारी चीज़ें, और आप भी सीखिएगा। शायद आज के इस 2.5 घंटे से आपकी ज़िंदगी में आपकी औलाद को फ़ायदा पहुंच सके। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शो कि आपको अपने बच्चों को कितनी लेवरेज, कितनी आज़ादी देनी चाहिए आज के दौर में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जो भी इस वक्त पेरेंट्स हैं उनको तो ज़रूरी है बहुत बैठना, और जो अभी पेरेंट्स नहीं बने उनको भी बहुत ज़रूरी है टीवी के आगे बैठना, क्योंकि बेसिकली इन चीज़ों के कोई कोर्सेज़ नहीं होते कि अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए। सो जो भी आप सीखते हैं वो अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं, आसपास
कि वो पेरेंट्स जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनसे बात करके अपनी तरबियत जो आपको मिली होती है अपने वालिदैन से इसी तरह सीखा जाता है, या कोई प्रोग्राम देखकर या कोई किताबें पढ़कर या इंस्टा पे कोई ऐसे अच्छे से ज्ञान देने वाली चीज़ें अगर आपको मिल जाएं तो वहाँ से ही आप सीख रहे होते हैं कि आपको अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। वक्तन जिस तरह बच्चे बड़े होते हैं उस तरह माँ बाप भी मैच्योर होते हैं, माँ बाप भी बेहतर पेरेंट बन जाते हैं। शायद जब तीसरा या चौथा बच्चे के माँ बाप बनते हैं तो अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से वो अच्छी और बुरी चीज़ें सीख कर वो अपने बच्चों पर अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मेरे पास आज यहाँ बच्चों की तरबियत के हवाले से बातचीत करने के लिए दो पर्सनालिटीज़ हैं, एक सेलिब्रिटी है और एक ज़ाहिर है साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है, एक मेडिकल हेल्प साइंस के हवाले से भी सिखाना आपको ज़रूरी है। सो मेरे पास आज मोहसिन गिलानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे खुशी होती है किसी एक अहम मौजू पे आप बात करती हैं जो दुनिया वालों को उसके लिए सीखने का मौका मिले। ज़ाहिर है एक मेल, एक वालिद के हवाले से बातचीत और गुफ्तगू वो आप की तरफ से होगी, जो हमारी बेसिकली फ़ीमेल सेलिब्रिटी गेस्ट थी। आज उनके घर में कोई इमरजेंसी हुई तो वो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल से आज डॉक्टर नौशीन मौजूद है हमारे पास, तो और किसी फीमेल की ज़रूरत बनती नहीं है। माशाल्लाह ये अपने अंदर ही एक ऐसी इनके अंदर इतनी ऐसी नॉलेज है जिनसे मैं भी बहुत कुछ सीखती रही हूँ अलग अलग टॉपिक्स के हवाले से, और आप भी आज सीखेंगे बच्चों की तरबियत को लेकर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल तबीयत ठीक है जी, अब ठीक है माशाल्लाह। नज़र लग जाती है, ये इतना अच्छा बोलती हैं टॉपिक पे कि एकदम अकल हैरान हो जाती कि ऐसा भी हो सकता है। सो नज़र तो लगती है ना फिर जब लेकिन दुआएं हैं आपके पास बहुत सारे लोगों की। सो आज का टॉपिक हमारा बच्चों की तरबियत, कितनी उन पे सख्ती करनी चाहिए, कितना उनको लीनियंट छोड़ना चाहिए। बड़ा कंफ्यूज है आजकल का पेरेंट, बड़ा कंफ्यूज है लेकर। अगर आप पुराने वक्तों में जाएंगे, शायद आप अपने वालिद की बात करेंगे तो आप ये बताएंगे कि सख्ती होती थी बहुत, इतने बजे के बाद मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं रहना। और अगर मैं आज के वालिदैन की बात करूँगी तो बिल्कुल वालिदैन बच्चों से डरते हैं। अगर मैं एज पेरेंट बात करूँ तो मुझे अपने बच्चों से खौफ आता है कि वो मुझे डर लगता है कि वो नाराज़ ना हो जाए या वो डिप्रेशन में ना चले जाएं मेरी किसी एक्ट से, मेरी ज़्यादा सख्ती से। सो बहुत डिफरेंस है शायद आपके वाले पेरेंट और आज वाले पेरेंट। मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ ताकि इब्तदा अच्छी हो जाए। वो ये है कि जो हमारा ज़माना था, हम वालिद साहब से तो क्या, चाचा मामू सब से जितने भी हमारे रिश्तेदार थे कि उनसे भी, और वही आप वाली बात कि मगरिब के बाद हमारी बाउंड्री है दरबार शरीफ की, वहाँ 400-500 घर है तो दोनों तरफ दरवाजे हैं, तो उससे बाहर नहीं जाना, वहीं रहना है। एक तो ये। दूसरा, हमारे यहाँ एक सिस्टम था बैठक, जिसको अब मतलब है कि या डेरा भी कह लें या बैठक कह लें, तो सब वहाँ पे मौजूद है, वहीं बैठे हैं, वहीं बात हो रही है, सबको पता है कौन कहाँ पे है। वो जो चीज़ थी वो हमारे अंदर डर, खौफ या हमारा कहीं जाना। एक दफ़ा गलती की कि मैं वो जो 6 से 9 बजे वाला शो बग़ैर इजाज़त, बग़ैर घर कहे चला गया, तो अच्छी खासी धुलाई हुई बाद में, और ये एहसास हुआ कि मतलब आप कोई काम घर बताए बगैर आप चले जाते हैं तो घर वालों को कितनी परेशानी होती है। अब मैं आज का दौर देखता हूँ कि वो डर का दौर था। आज का जो दौर है, क्योंकि मेरे बच्चे लाहौर में, मैं मुल्तान में पला बड़ा, तो अब ये है कि अब बच्चों से दोस्ती करें। अब बच्चों को हर चीज़ बतानी भी है और उनकी हर चीज़ सुननी भी है। आपने कभी अपने बच्चों पर सख्ती की, उनकी किसी भी स्टेज पर, एज के, चाहे वो जब छोटे हों, स्कूल गोइंग हो? नहीं, सख्ती नहीं की, कभी भी सख्ती नहीं की। जो बात की है, अगर मैं बेटे से नाराज़ हूँ ना तो मैंने उसको सब लोगों के बीच में नहीं डांटा, कभी भी नहीं डांटा। अच्छा। मैंने उससे ये बात की है कि खाना खा लो, फिर ज़रा निकलते हैं बाहर, थोड़ा सा ज़रा गपशप करते हैं। हाँ। फिर बाहर लेके गया तो अकेले में कहा कि यार ये चीज़ें मुझे तकलीफ देती हैं। हाँ। यार ऐसा ना करो। देखिए ये तो तब था ना बच्चा जब वो थोड़ा सा समझदार हो गया, लेकिन जब वो छोटा था तो आपकी वाइफ ने या आपने, अक्सर वालिद नहीं करते, माँ तो चपेट लगा देती हैं। माँ, क्योंकि तरबियत जो इब्तदाई तरबियत है वो तो माँ ही करती है ना। उसको स्कूल भेजना,
बल्कि हम तो ये कहते थे जिस दिन बहुत ज़्यादा सर्दियों, पंजाब में फोग होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो हम कहते चलो आज छुट्टी करा दो, लेकिन जो माँ का किरदार है वहाँ बड़ा ज़बरदस्त होता है। वो अपने बच्चे को बहुत देखभाल से उसको स्कूल भी भेजती है, उसके साथ राब्ते में भी रहती है। तो हमने अपने बच्चों को राब्ते में रखने के लिए उनको मोबाइल भी दिए कि भाई हमारे साथ राब्ता रहे। अब ये बच्चों के ऊपर है कि वो किस सोसाइटी में बैठते हैं और उस मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं और राब्ते में। लेकिन माँ जो है वो डांट। बेसिकली आप एक मॉडर्न पेरेंट रहे हैं। जी। आपने अपने बच्चों को आज़ादी भी दी कि अच्छा आज़ादी जी दी। उन्होंने कहीं जाना है हाँ। दोस्तों के साथ, तो वो इजाज़त भी थी। इजाज़त ले। और वो जो ग्रुप स्टडी जो होती है, जी। हम कहते हैं बेटा हमारे घर में बैठ जाओ। हाँ। ये जिस घर में आप बैठे हो, आप हमें पता हो वहाँ आप बैठे हो, ठीक है। तो बस ये पता होना चाहिए। हाँ। जो आपके स्कूल के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, बस वही दोस्त हैं। तो क्योंकि आजकल अगर हद से भी ज़्यादा दोस्तियाँ हो, कहीं आना जाना हो, मतलब यहाँ तक कि लोग, मैं अब बताऊं कि पिछले दिनों सैलाब आया हुआ था लाहौर में, बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे और ग्रुप के ग्रुप गाड़ियों में भर भर के जा रहे हैं, सैलाब वहाँ वीडियो बनाने देखने जा रहे हैं। अच्छा, लाइक फॉर जस्ट फॉर फन। हाँ, फन। वो फन मना रहे हैं। हाँ। वो कह रहे कि इंजॉयमेंट है, देखें यार किस तरह से हो रहा है और क्या। तो ये तकलीफ दे बात है। बात वही आ जाती है कि बच्चों को अपने साथ दोस्ताना माहौल में रखें। डांट डपट आपने जैसे बात की कि जब बच्चा आपके साथ ऊंची आवाज में बोलने लगे ना, बस वो लम्हा नहीं आना चाहिए। ओके, आप कहते हैं कि वो लम्हा आने ना दे। हाँ, नहीं आना। बात को वहां तक पहुंचाया ही ना जाए कि बच्चा आपसे ऊंची आवाज में आपको समझाने लगे आपको नहीं पता। ओके। वो जब ये कहेगा ना आपको नहीं पता, हमें पता है आजकल क्या है, तो वो आपका वो जो खामोश होना या वो परेशान होना, वो आपको फिर परेशानी में ले ही जाता है। फिर आप निकलते नहीं है कि आज बच्चे ने ऊंची आवाज में आपको समझाने की कोशिश की। तो वो ये मोहब्बत के साथ ही बात हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग के साथ बात हो सकती है। जी डॉक्टर नौशीन, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत कन्फ्यूजन है पेरेंट्स को अपने बच्चों की परवरिश को लेकर, ना सिर्फ पेरेंट्स को बल्कि टीचर्स को भी, ठीक कि उन कैसे पढ़ाना है वो। ठीक। सो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है। लाइक बहुत सारे लोग पुराने ज़माने की तरह ही चलते हैं, उनके घरों में वही डिसिप्लिन, वही सख्ती होती है, और बहुत सारे लोग बिल्कुल वैसी तालीमात या तरबियत अपने बच्चों को नहीं देते, बल्कि वो खुद भी ये चीज़ अच्छा नहीं समझते। इतनी सख्ती, इतना ये हम अपने बच्चों के पर काट दें, उनको उड़ने ना दें। तो अब हम एज पेरेंट बड़े कंफ्यूज हैं, हमें नहीं समझ आ रही कि हम क्या करें। अपने वालिदैन के जो वालिदैन थे, यानी अपने दादा दादी नाना, उनको देखें, उनकी तरबियत देखें, या अपने वालिदैन की देखें या अपनी देखें। ठीक, सही है। तो आपका सवाल ये है कि बच्चों को आजकल पालने का क्या तरीका है और कितनी आज़ादी देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो बेसिकली क्या चीज़ हैं, जेनेटिकली तो वो हमारी ही तरह के हैं, राइट। चूँकि हमारी औलाद है तो जेनेटिकली वो या माँ पे गए हैं या बाप जैसी तबीयत है उनकी, या दादा नाना नाना नानी, ठीक है, मतलब वो उसी ख़ानदान के बच्चे हैं, तो किसी से मिलते जुलते हैं, उनकी बेसिक नेचर तो वही है। बिल्कुल ठीक है। अब मसला क्या आया कि बच्चा अगर सिर्फ माँ बाप से ही बात सुन रहा होता या उसके गाइड सिर्फ माँ बाप होते तो वो उसको भी कन्फ्यूजन ना आती। ठीक, अभी बहुत से बाप आ गए हैं, बहुत सी माएँ आ गई हैं, और बहुत से लोग आ गए हैं जो कह रहे हैं कि हम तुम्हें बताते हैं क्या करें। ठीक है, इसमें माइंड कंट्रोल डिवाइसेस भी होती हैं जो कि हमें नहीं पता होता कि कौन हमारे बच्चे का माइंड कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, माइंड हाईजैक एक चीज़ आई है, वो भी एक फिनोमिना है। सही है। हमने बच्चे को एक गेम लगा के दी, फ़र्ज़ कीजिए हमने कहा कि ये गेम खेल रहा है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो उसी गेम के थ्रू उसने सीखा कि मुझे सिर्फ अपनी मर्ज़ी करनी है। उसने गेम के थ्रू सीखा। ठीक है, गेम उसको हर बात पे शाबाश दे रही है। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं भी खेल रहा तो फिर भी उसको स्टार्स मिल रहे हैं, और ताकि क्योंकि गेम का काम है बच्चे को उसके अंदर रखे, महजूज रखे। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो गेम तो उसको अपने अंदर महजूज रखने के लिए उसको बिला वजह शाबाश दिए जा रही है।
अब बच्चे का डोपामीन लेवल बढ़ रहा है शाबाश से, वो कह रहे हैं यही अच्छा है, यही माँ बाप से तो अच्छे ये कंप्यूटर ही है। डोपामीन यानी हैप्पी हार्मोन। जी बिल्कुल, ठीक है। तो वो एवरी टाइम आपको एक लाइक मिलती है या एक गेम करती है टुड़ुंग, और वो आपके अंदर हैप्पीनेस आती है, ठीक। वो कहते हैं भाई रियल लाइफ में तो कुछ करता हूँ, माँ कहती है नो डोंट, इधर से हटो, ये क्या कर लिया, तो वो तो उसको शाबाशी कम दे रही है और उसको डांट पटक ज़्यादा कर रही है। बिल्कुल। तो अब हमने ये देखा कि बच्चा जो है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है, उसको समझाने वाले। माँ का काम दोस्ती करना नहीं है बच्चे से, ठीक है, बाप का भी काम बच्चे से दोस्ती करना नहीं है। माँ का काम और बाप का काम जो है वो ये है कि बच्चे के ऊपर नज़र रखें, मॉनिटरिंग करें, उसकी ग्रोथ होने दें। ग्रोथ में आप मत इंटरवीन कर जाएं, इतना ज़्यादा उसको मत रोक लें, मगर उनके नज़र देखिए, दोस्त तो बच्चे के बन ही जाएंगे सारी उम्र, ठीक है, दोस्त तो बनेंगे उसके, दुनिया में निकलेगा दोस्त बनेंगे, माँ बाप नहीं मिलेंगे दोबारा, ठीक है। और माँ बाप कौन होते हैं और असली मोहब्बत क्या होती है? बच्चे को गलत बात से रोकना और सही बात का हुक्म देना, ठीक है। फिर घर में माहौल ऐसा बनाना, फैसिलिटेट करना कि चीज़ें सही की तरफ ज़्यादा जाएं। अगर मैं यहाँ पर एक 2 साल के बच्चे को ले आऊँ और मैं कहूँ बच्चा कितना शरारती था, आपके कप भी तोड़ दिए, आपका लैंप गिरा दिया, तो ये माहौल यहाँ ऐसा है कि बच्चा चीज़ें तोड़ेगा, ठीक है। और अगर बेबी फ्रेंडली माहौल होगा, चीज़ें हटा दी जाएंगी, तो उसको नो नो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। सो एक ये भी बात है कि आपने इन्वायरमेंट कैसी प्रोवाइड की है कि आपको कितनी दफ़ा नो कहना पड़ रहा है। अगर डेकोरेशन पीस वहाँ पड़ा है, बच्चे को आप 25 दफ़ा नो कहेंगे, मगर वो आप वहाँ से नहीं उठा रहे, सही है। तो इसका क्रक्स क्या हुआ कि आप जब बच्चा पैदा होता है तो आपके जहन में एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरा बच्चा जो है वो मेरी बात भी मानेगा और एक मोहतात भी रहेगा, ऐसी उसकी तरबियत करूँगी कि वो चोट भी नहीं लगवाएगा। ये छोटे बच्चे का ऑब्जेक्टिव है, सही है। अब बच्चा बड़ा हुआ, अब क्या ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा जो है वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि उसको नुकसान पहुँचे, मॉरली, फिज़िकली या सोसाइटी को पहुँचे, ठीक। हम बच्चों को मना करते हैं जगह जगह आग नहीं लगाओ, आग भड़क उठेगी तो क्या होगा। तो अब अगर बच्चे को आप आज़ादी भी दें और उसके साथ एक बाउंड्री भी खींचें, अब बच्चा कह रहे नहीं मैंने तो आग लगानी है, मेरा दिल चाह रहा है, मैं सर्दियों का मौसम है, मैं आग लगा के पास बैठूंगा। अच्छा, वो कहीं भी लकड़ियां जमा करके लगाने शुरू कर देता है तो घर ही भस्म हो जाएगा। अब आप उसको कहें ये कॉर्नर है, इसके गिर्द मैंने लोहे की रेलिंग लगाई है, इसमें लगा लो। उसकी जो भी ख्वाहिश है, नीड है, आप उसको एक ऐसी बाउंड्री बना के वो पूरी करने दें कि नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। बच्चा अगर आपने उसको आज़ादी दे दी कि नाउ यू हैव फ्रीडम टू चूज़ एंड फ्रीडम टू लूज़, यू हैव फ्रीडम to live, you have freedom to give, you have freedom to fly, you have freedom to fall। आपने हर तरह की अगर उसको आज़ादी दे दी तो उस आज़ादी से उसके पर तो निकल आएंगे और वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकता है, मगर यही फ्रीडम उसके लिए बर्बादी भी बन सकता है, ठीक है। फ्रीडम फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे तो हमें बच्चे को फ्रीडम देना चाहिए टू मेक मिस्टेक्स, ठीक, और टू फेल। एक दफ़ा एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, दोबारा वो खुद करके आएगा। मगर अगर आपने बच्चे को आज़ादी देते गए मगर आपने उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं लगाया, बाउंड्रीज़ नहीं बनाई और आपने माँ बन के या बाप बन के उसको नहीं दिखाया जो रोल मॉनिटरिंग का था, तो वो बच्चा लाइफ में फ्रीडम से फेलियर की तरफ चला जाए, ठीक। तो फ्रीडम फेलियर तक भी ले जा सकती है अगर बाउंड्रीज़ ना हो, और फ्रीडम आपको कॉन्फिडेंट भी बना सकती है मगर अगर बाउंड्रीज, राइट। अगर हम इसको इस तरह समझाते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखें कुछ घरों में लड़कियों को एक हद के बाद पढ़ने की इजाज़त नहीं होती है कि नहीं को एजुकेशन में पढ़ेंगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगी तो हमारा नाम ख़राब होगा, ये वो, मतलब लाइक आप बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास या बहुत सारे अपर मिडिल क्लास में भी लड़कियों को नहीं भाई जॉब नहीं करनी, को एजुकेशन में नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना। सो यहाँ अगर आप मैं इस चीज़ की बात करूँ तो आप क्या कहेंगी, इसमें कितनी आज़ादी होनी चाहिए? देखिए, अगर आपने बच्चे का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल तैयार किया है, जो उसका एक अपने ऊपर कंट्रोल होता है, सही है, वो पैदाइश से लेकर 14-15 साल तक तैयार हो जाता है,
उस बच्चे के अंदर एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसके अंदर एक वैल्यू है कि कहाँ रुकना है, सच क्या है, गलत क्या है, अपनी ख्वाहिशात को कैसे काबू में रखना है या अपनी ख्वाहिशात को डिले कैसे करना है। ये वैल्यूज जो हैं जी, ये वैल्यूज ये नसीहतें कर करके होती हैं या किस तरह नहीं, बच्चों में नसीहत develop? से नहीं होती, हाँ। ये बिहेवियर से होती है। ओके। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिलेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। डिलेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब है अपनी ख्वाहिश को थोड़ी देर के लिए रोकना, सोचना कि ये ख्वाहिश जायज़ है या नाजायज़ है, इस ख्वाहिश पे अमल करूंगी तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और फिर उसको नाप तोल के फिर वो काम करना। ठीक है, सबसे बड़ा जो हमें इम्पल्स कंट्रोल सिखाता है रोज़ा है। रोज़ा। जी, जब आप रोज़ा रखेंगे, सख्त भूख लगी हुई है मगर सॉरी मगरिब के वक्त ही खोलना है। हाँ। ठीक, तो अब बच्चे को मालूम है कि ये खाना पड़ा हुआ है, बहुत कुछ है, मगर रुकना है मगरिब तक। हाँ। तो बच्चे ने अपनी भूख की ख्वाहिश के ऊपर कंट्रोल करना तो ये एक ट्रेनिंग है हमारे मजहब की तरफ से, ये ट्रेनिंग जो हम अपने बच्चों में एक सर्टेन एज के बाद डेवलप करवाने की देखिए, रोज़ा तो साल में एक ही दफ़ा आएंगे ना। जी। बाकी वक्त क्या है, माँ ने वक्त मुकर्रर किया कि खाना 2 बजे लगेगा। जी। ठीक है, ये भी एक ट्रेनिंग है। बेटा खाना 2 बजे लगेगा, अब्बा दफ्तर से पहुंचेंगे, पूरे 2 बजे हम सब इकट्ठे बैठ के खाएंगे। ओके। अब वो बच्चा कह रहे नहीं दे दें दे दें। अब अगर माँ कहे कि नहीं, चूँकि डॉक्टर नौशीन ने बताया था कि खाना 2 बजे लगेगा, मगर अब देख लें कि आपके बच्चे को कहीं हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने नाश्ता भी नहीं किया था, अब थोड़ा सा दे दें उसको। हाँ। ठीक है, मतलब ये है कि जो भी चीज़ है ना वो पत्थर पे लकीर नहीं है। कहना ये चाह रही हूँ कि माँ की विजडम यहाँ बहुत ज़रूरी है, बाप की विजडम बहुत ज़रूरी है, मगर मोस्टली क्या होगा कि खाना 2 बजे लगेगा, शाम की चाय 5 बजे लगेगी, रात का खाना 9 बजे लगेगा, बस फिर नहीं लगेगा। तो जब आप कम से कम यही रूल बना लें तो बच्चे को कुछ तो बाउंड्री मिलेगी ना। अब एक बच्चे को फ्रीडम दे दें, नहीं बेटा चूँकि ये घर तुम्हारा है, ये किचन है, खाना बना पड़ा है, जब मर्जी खाओ। अब उसी घर में आप देखें किस कदर बेतरतीबी फैल जाएगी। सही, सारा वक्त आपका किचन बिखरा हुआ है, सारा वक्त मैदा ख़राब है, तो आपने एक फ्रीडम दिया कि जब मर्जी खा लो, उससे बेतरतीबी हो गई। सही, अच्छा, फिर आपने दूसरा फ्रीडम दिया कि जब मर्जी होमवर्क कर लेना। अच्छा, अब उससे बेतरतीबी क्या होगी, बच्चा रात को सोते वक्त करने लगा है, उसका दिल नहीं कर रहा, उससे हो ही नहीं रहा। सही, अच्छा, अब आपने एक फ्रीडम दे दिया कि बेटा ये गाड़ी है, जैसे मर्जी चलाओ, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मेरा बेटा बड़ी सी गाड़ी चलाएगा तो ये फ्रीडम महसूस होगा उसको। हालांकि माँ बाप को बताना ये चाहिए, बेटे को भी बेटी को भी, दोनों को बिठा के, ये गाड़ी है, गाड़ी चलाना एक स्किल है, गाड़ी चलाना शो ऑफ नहीं है, ये स्किल है। ठीक है, आपने बच्चे को बताना है कि गाड़ी चलाना एक आपकी बहुत बड़ी, आपके अंदर एक खूबी है, आपके अंदर एक स्किल है। आपने जितना ज़्यादा रूल्स को फॉलो करके चलाओगे, आपकी स्किल अच्छी होगी, बजाय इसके कि बेटा तुम्हारे पास तुम्हारे बाप का बहुत रिसोर्सेज हैं, जैसे मर्जी चलाओ, एक्सीडेंट भी हो गया तो हम बचा लेंगे। आपको पता है बच्चा इस माइंडसेट के साथ गाड़ी चला रहा है। मेरे पास केसेस आते हैं और वो बच्चे खुद बैठ के बता रहे होते हैं कि क्या हुआ अगर एक्सीडेंट हो गया, मैम मेरे अब्बू जो है उनके पास ऐसे ऐसे लोग हैं, वो कहेंगे 2 मिनट में मैं छुट जाऊँ। ठीक है, तो मैं 2 मिनट में मुझे कोई भी नहीं पकड़ेगा और मैं कर लूँ। तो ऐसे बच्चे को जब आपने फ्रीडम दिया 100%, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। पिछले दिनों इतने बड़े वाक़यात हुए, उन वाक़यात का हम आराम से जिक्र कर सकते हैं क्योंकि वो तो अखबारों में आए, पब्लिक हो गए। एक ब्रेक के बाद हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ फ्रीडम फिर इसी तरह के रिजल्ट्स की तरफ जाता है। एक्सीडेंट कर दिए, रेप कर दिया, चोरी कर दी, डकैती कर दी, नशों में पड़ गए, नशों में पड़ गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा, एक फ्रीडम हम दे रहे थे उसको फ्लाई करने के लिए, लेकिन अगर वो गलत सिमत में फ्लाई कर जाए सो माँ बाप की सारी जो दौलत है बेसिकली वो धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि उनकी सारी दौलत तो उनकी औलाद है ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आज हमारा टॉपिक है कि हमने बच्चों को कितनी आज़ादी देनी है, उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, कितना मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कितनी सख्ती होनी चाहिए और कितनी फ्रीडम होनी चाहिए। हम ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर नौशीन बात कर रही थी
कि बच्चे एक्सीडेंट्स कर देते हैं, फिर हमने बोला ऐसा होता है, रेप केसेस भी सुनते हैं, डकैतियाँ भी हम ये सुनते हैं कि बड़े बाप के बच्चों ने की हैं जस्ट फॉर फन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में मुलव्वस होते हैं, ड्रग्स के बाद में ये पता चलता है कि हाँ यही कहा जाता है, हाँ देखा कितनी आज़ादी दी। सो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और फिर हम अपने केसेस की तरफ भी चलते हैं जो हमें बताना चाहेंगे, यंगस्टर्स हमसे शेयर करना चाहेंगे अपनी आप बीती। जी, तो देखिए, अगर आप आज़ादी देते हैं और साथ अकाउंटेबिलिटी नहीं करते तो बच्चों में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है। तो आपने उसको छोटे से बच्चे को फ़र्ज़ कीजिए 18 का हुआ और आपने गाड़ी की चाबी पकड़ा दी और आपने कहा कि हमें तुम पे एतबार है, ठीक है। और इसी तरह बेटी को, देखिए मैं पैट्रियार्चल सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, चाइना हुआ, बांग्लादेश हुआ, हम सब पैट्रियार्चल सोसाइटीज़ हैं, ठीक है ना। यहाँ पर असूल मर्दों ने बनाए हुए हैं। अच्छा, मगर उसके साथ साथ यहाँ फैमिलीज़ का बहुत अमल दखल है, यहाँ फैमिलीज़ के अंडर बच्चा पलता है, सही। चाइना के कई मुल्क हैं, इंडिया की कई स्टेट्स हैं जहाँ पर ये रूल है कि अगर बच्चों को माँ बाप सही नहीं पाल रहे तो माँ बाप को पूछगछ होगी माँ बाप से। अगर आपका बच्चा 12 साल से कम उम्र का है और वो घर पे अकेला आपने छोड़ दिया या आपने सड़क पे उसको अकेला छोड़ दिया, माँ बाप से पूछोगी। इसी तरह बच्चा जब जवान हो गया और माँ बाप बूढ़े हो गए तो बच्चे से पूछगछ होगी। अच्छा, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट कि आपने अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं किया, ठीक है। इट्स इलीगल कि आप उनका ख्याल ना करें। ओके, चले, सिन तो है ही है, वो तो गुनाह तो है ही है, बिल्कुल, मगर उसके साथ साथ इलीगल भी है, उन्होंने लीगैलिटी में डाल दिया, सही। अब हर चीज़ में अगर एक माँ है, उससे अपना ही बच्चा मिस हैंडलिंग की वजह से, अल्लाह ना करे, बच्चे का इंतकाल हो जाता है, तो आपको पता है अगर हम खून बहा है उस बच्चे का, अच्छा, आपको खून बहा देना पड़ेगा उस बच्चे का, क्योंकि इस तरह तो माँ बेहतियाती कर दे कि मुझे कौन क्या कहेगा, मेरा तो अपना बच्चा था, ठीक है। बच्चा माँ के नीचे आ जाता है और फर्ज कीजिए कि वो उसका इंतकाल हो जाता है सोते में, लाइक करवट बदलते में या जो भी, माँ के ऊपर खून बहा फ़र्ज़ है देना, उसको देना पड़ेगा कि बच्चे को, इसलिए शी कांट गेट अवे विद सेइंग कि मुझसे गलती हो गई, ठीक। गलती किससे होती है? जो पहले से, अब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो देखिए सबसे पहले दादियाँ माएँ सब क्या, बेटा सुलाना किधर है, उसका बिस्तर किधर होगा, प्रेपरेशंस करती है ना। आप हर चीज़ को ये क्यों ले रहे हैं कि माँ खुद ही सीख लेगी कि क्या करना है, ठीक। और अगर औरत को अपने ऊपर यकीन नहीं है तो वो अपने शौहर को पहले ही बताए, देखिए मुझे लगता है कि मेरे हाथों में इतनी स्किल नहीं है, मुझसे नहीं संभाला जाएगा, आप अपनी अम्मी को भी कहें मेरी हेल्प करें, आप नानी को हमारे भी ये कहें। गाइडलाइंस हमारे बड़े बुजुर्ग देते हैं। फिर या कोई आप मुझे ट्रेंड आया रख दे कुछ अरसे के लिए कि मैं सीख लूँ बच्चा कैसे पालना है, इसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। उस बच्ची ने पहले कभी बच्चा पाला ही नहीं है, आप क्या एक्सपेक्ट करें, ठीक है। वो गलतियाँ कर देगी और बच्चे के लिए तो एक छोटी सी गलती जानलेवा है। बिल्कुल, फ़र्ज़ कीजिए उसने दूध पिलाया और लिटा दिया, बच्चे को डिकार नहीं दिलाया, उसको उल्टी आई, वो उधर ही ख़त्म हो गया, सही। तो माँ जो है उसको भी ये फ्रीडम नहीं है, अगर आपने फुल फ्रीडम दे दिया ये बच्चा लो तो माँ हो जैसे मर्जी पालो, नहीं। अगर उसको कोई दादी या कोई शख्स बताने आता है, वो क्यों आगे से मुंह बना रही है, वो सुने कि क्या कह रहा है अगला, ठीक। तो जो हम बच्चे पालने की बात कर रहे हैं तो तरबियत तो यहीं से शुरू होती है ना। सबसे पहले छोटे बच्चे की आपने जान बचानी है, उसकी लाइफ प्रिजर्व करनी है, उसको गर्मी सर्दी से बचाना है। फ्रीडम नहीं है कि तुम्हें बच्चा दे दिया जैसे मर्जी पालो, नहीं, कुछ असूल हैं उनके मुताबिक पालना है, ठीक। तो अब अगर वो न्यूक्लियर फैमिली में रह रही है या सबके साथ, मगर उसको कुछ असूल फॉलो करने हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, आप स्कूल ही भेज के देख लें, स्कूल में भी असूल होते हैं, जो 8 बजे के बाद आएगा अंदर नहीं आने देंगे, बिल्कुल, ठीक है। या जो कुछ भी है, अब फुटबॉल का मैच देख लें, अगर आपको कोच कहे कि आज़ादी है, ये बॉल है वो 2 गोल है, जैसे मर्जी ले जाओ, तो बच्चे तो एक दूसरे को मार मार के सर फाड़ देंगे। तो रूल्स बनाए तो सही रहा ना। जी जी। तो अब हम जब घर में रूल्स बनाने लगते हैं तो हम क्यों डरते हैं? एक वालिद अनपॉपुलर वालिद कहलाता है, मगर उसके बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी होती है, ठीक है। मेरे वालिद हमेशा कहा करते थे कि आई एम द अनपॉपुलर पर्सन इन द हाउस because I make rules and I make the children follow them, right?
वो तो रूल्स बनाते थे, उन रूल्स पे हमें रहना है। भाई आपको कह रहे हैं कि मैंने आपको, अब मुझे उन्होंने घुड़सवारी सिखाई, ठीक है, तैराकी सिखाई, सब कुछ अपने सामने अपनी आंखों के आगे सिखाई, मगर हर चीज़ के असूल थे। आपने वहाँ जाना है, आप 7 बजे जाएंगी, 8 बजे वापस आना है, तो अंदाज़ा होता था कि इतनी देर गेम में लगेगी, खेलने में लगेगी, ठीक। तो आपने अगले को फ्रीडम दिया। और बहुत ही खूबसूरत जुमला है कि शेर की नज़र रखो, बेशक सोने का निवाला खिलाओ, शेर की नज़र रखो। बिल्कुल। तो इससे हमारा पूरा प्रोग्राम जो है उसको आप कूजे में बंद कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप खाओ, खिलाओ बेशक शेर सोने का निवाला, सोने का और देखो शेर मगर की देखो नज़र से। शेर की नज़र से, ठीक है। और एक और जुमला है, जो जुमला एक दफ़ा मैंने क्लासरूम में बोला तो मेरी जो टीचर थी उन्होंने कहा, नौशीन ये जुमला मुझे दे दो, हाँ। मैं ये जुमला तुमसे ख़रीद लूँ। हाँ। मैं हैरान हुई कि इस जुमले में ऐसा क्या था। और कह रही है, मैंने कहा ख़रीदने का क्या मतलब, कहती फिर तुम दोबारा मत बोलना, ये मेरा जुमला होगा। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो जुमला ये था कि विद फ्रीडम कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद फ्रीडम ओह माय गॉड, मोर फन डज नॉट कम, यस, विद फ्रीडम कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। बहुत सारी बच्चियां हमने ऐसे देखी हैं। आप सोचिए, टीचर ने अपना लेक्चर रोक लिया और कहने लगी ये जुमला तुम्हें कहाँ से सूझा। हाँ। हम कोई ऐसी बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की, तो मैंने कहा कि विद फ्रीडम कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद फ्रीडम फन डज नॉट कम। हाँ। क्योंकि फ्रीडम तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। हाँ। माँ बाप के साथ आप रह रहे थे, अपना घर ले लिया लड़का लड़की ने, अब क्या है, अच्छा सुबह मोटर भी चलानी है, ये पता ही नहीं दोनों को पानी नहीं आ रहा। Yes. अच्छा बिल भी टाइम पे देना था, अब डबल बिल लग के आ गया। अच्छा जी, सुबह उठे अंडे ख़त्म थे, पहले तो अम्मी ला के रख देती थी, अब नाश्ते के लिए कोई सामान ही नहीं है, ग्रोसरी नहीं की। तो फ्रीडम के साथ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर बाप ने बच्चे को चाबियाँ पकड़ाई कि लो बेटे अब तुम जवान हो गए हो, गाड़ी चलाओ, तो अब उसको रेड लाइट पे भी रुकना है, उसको असूल भी फॉलो करने, ठीक है। अगर बच्ची को कहा कि लो तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें मैं दे रहा हूँ सारा घर का खर्चा, अब माँ को नहीं दे रहा, तुम चलाओ। अब वो बच्ची कह रही है 15 दिन में तो पैसे ही खत्म हो गए अब्बा जो आपने दिए थे। अब बाप कह सकता है कि बेटा ये इसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि तुम ये सीखोगी। तो आपने बच्चे को थोड़ा सा गलती का चांस दिया, मगर आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो वो सीखा। सही है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पूरी ना करे तो क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस। आप गाड़ी तेज चलाएं, आपका चालान होगा 5000 का, आपको एक दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा, तीसरी दफ़ा आप सही चलाएंगे, ठीक। मगर अगर कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, आप उससे भी ज़्यादा तेज़ चलाएंगे और ज़्यादा गड़बड़ करेंगे। तो जब बच्चों को फ्रीडम दी जाती है और उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो बच्चे में 3-4 तरह की प्रॉब्लम्स आने लग जाती। पहली चीज़, उसका एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है कि अब ये इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे करूं। अच्छा, दूसरी चीज़, उसके बीच में डिसीजन मेकिंग उसको हो नहीं रही होती, क्योंकि इतना फ्रीडम दे दिया और कोई पकड़ नहीं है, कोई रूल्स नहीं दिए, सिर्फ फ्रीडम दे दिया। और माँ बाप ने कहा चलो हमारी जान छुटी, अब बच्चा जाने उसकी, बेटे अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम खुद ही करो जो भी है। तो एक तो उसको स्ट्रेस आ गया, उससे डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। सबसे ख़तरनाक बात, उसको एंटाइटलमेंट हो गई कि मैं तो पता नहीं क्या चीज़ हूँ। जैसे ही उसने समझा कि मैं तो क्या चीज़ हूँ, तो वहाँ पर वो गलती पे गलती। और जो आपने जुमला कहा था कि बाप के सामने ऊंची आवाज़ करना, इसलिए कि बाप ने जब आज़ादी दी तो बेटे ने समझा कि जो बाप जिस लहजे में बात कर सकता है या कोई भी रोबदार शख्स करता है, मैं क्यों ना करूँ। उसने वो भी शुरू कर दिया, एंटाइटलमेंट हो गई। जो ही इंसान एंटाइटल्ड हो जाता है ना, उसकी तरक्की रुक जाती है। जैसे ही मैंने समझा कि मैं तो बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट हूँ, जिस दिन ये समझा उसी दिन मैं और पढ़ना छोड़ दूँगी कि मैं तो बेस्ट बन गई ना, अब और क्यों सीखूँ। अगर आपने ये सीखा कि मैं तो बेस्ट कमेंटेटर मैं हूँ जो कर सकती हूँ, तो आप और सीखना छोड़ देंगी, ठीक है। मगर आप ये सोचेंगी अगर कि रोज़ मुझे सीखना है, तो ये मंजिल कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ठीक। और आप जितने दिन और करेंगी, जितने महीने, जितने साल, आपका प्रोग्राम पहले से बेहतर होता जाएगा। सही। तो बच्चा जो है, जब जिस दिन वो एंटाइटलमेंट ले लेता है ना कि आज मैं 18 साल का हूँ और बाप ने कहा कि जाओ दुनिया देखो, घूमो, जो मर्ज़ी करो, उस दिन उसकी तरक्की रुक जाती। मगर अगर बाप ये जुमला बोले साथ कि ये तुम्हें आज़ादी मिली है, अब तुम खुद अपना करो, मगर अगर तुमने कोई गलती की तो आज़ादी वापस,
फिर यू आर ग्राउंडेड। फिर तुमसे गाड़ी भी ले ली जाएगी और फिर तुम्हें जो सारी मुराद मिली है वो भी वापस ले ली जाएगी। जब उसको अकाउंटेबिलिटी होगी ना बच्चे को कि ये अकाउंटेबिलिटी है, ये मेरी बाउंड्रीज़ है, तब वो अपनी आज़ादी को अच्छे से इस्तेमाल करेगा। सही। बहुत से मुल्क हैं नए नए आज़ाद होते हैं, बड़ी परेशानियों में रह रहे होते हैं, पहले स्लेवरी में रह रहे होते हैं। आज़ाद होने के बाद हमने देखा कि वो तो कोई तरक्की नहीं कर पा रहे। कई दफ़ा उनको दोबारा जम होना पड़ता है स्टेट्स आज़ाद होती हैं फिर जम हो जाती हैं कि नहीं बेहतर ही था कि हमारे ऊपर कोई था, राइट। तो ये बड़ी एक जो है ना कि एक बहुत बारीक लाइन है बिटवीन फ्रीडम एंड फेलियर। साइंस है मुझे लगता है। समटाइम्स फ्रीडम टर्न्स इनटू अ वेरी बिग फेलियर, राइट। आपने एक शेफ़ पे बहुत एतबार कर लिया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी, पता चला आपका रेस्टोरेंट ही फेल हो गया क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तो चीज़ें इसी तरह, इदारे, चीज़ें, गेम्स, लोगों की पर्सनल हैबिट्स सब फेलियर का शिकार हो जाती हैं। चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुला नहीं छोड़ सकते। नहीं, आप खुला नहीं छोड़ सकते किसी को भी। आपने एक सड़क बनाई है, इतनी अच्छी सड़कें हैं, हाईवेज़ हैं, सब कुछ है, मगर एक ख़ास रफ्तार है, उससे आप ज़्यादा नहीं कर सकते। हाईवे के बीचों बीच आप गाड़ी नहीं रोक सकते। अब आप कहें मेरा पेट ख़राब है, मुझे दर्द हो रही है, मुझे उल्टी आ रही है, कोई बात नहीं, जहाँ जगह आएगी वहीं रुकेंगे। अगर आपने तेज़ चलती हुई हाईवे के बीच में गाड़ी रोक दी तो पिछली गाड़ी आपको अगर मार के चली जाएगी तो आपका ही कसूर है, ठीक है। बिल्कुल। तो रूल्स को फॉलो करना ही करना है। जहाँ आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे वहाँ आप फेल हो जाएंगे। हमारे पास जो है एक बच्ची है जो कि सामने नहीं आना चाहती, लेकिन वो पर्दे के पीछे रहकर मैं उसकी कंफर्ट जोन देखूंगी कि वो कैसे। लाइबा हमसे कुछ डिस्कस करना चाहेगी, शायद उसकी बातों से हम कुछ सीख सकें, समझ सकें एज अ पेरेंट। जी लाइबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी लाइबा, मैं अपनी स्टोरी आपसे सिर्फ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि मुझ जैसी कई बच्चियाँ हैं जो शायद ये गलती कर रही हूँ। थोड़ी सी लाइबा ज़ोर से बोलना, हमारे एक्सपर्ट्स को आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। मैं अपनी स्टोरी आपसे सिर्फ इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ कि मुझ जैसी कई बच्चियाँ होंगी जो ये गलती कर रही होंगी। मैं चाहती हूँ वो मुझसे सबक हासिल करें और अगर वो ये गलती कर रही है ना तो वो वहीं रुक जाएं। हाँ। मेरी मंगनी मेरे वालिदैन की पसंद से मेरे ताया के बेटे से हुई थी और वो इतने अच्छे शख्स थे, मतलब जो लड़की एक आइडल करती है ना कि मेरा शौहर ऐसा हो और मेरा ससुराल ऐसा हो, वो बिल्कुल वैसे थे। मेरी हर छोटी ख्वाहिश पूरी करना, हर ज़िद पूरी करना, और यहीं से मैंने उनका फ़ायदा उठाया। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं नौकरी करूं, लेकिन मेरे बाबा ने कभी मुझे नौकरी करने की इजाज़त ही नहीं दी। और मेरे बाबा जो है मेरे मंगेतर की बात बहुत रखते थे, तो मैंने मंगेतर से बोला और एक अच्छी फर्म में नौकरी करना स्टार्ट कर दी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नौकरी स्टार्ट हुई, उसके कुछ अरसे बाद ही मेरे वहाँ पे कुलीग थे, उनसे मेरी सलाम दुआ हुई। करते करते वो सलाम दुआ कब मोहब्बत में बदल गई अंदाज़ा ही नहीं हुआ। टाइम गुज़रता गया। उन्होंने मुझे इतना अश्योर कर दिया था शादी के लिए कि वो मुझसे ही करेंगे शादी, और हमारे बीच में इन्वॉल्वमेंट इतनी बढ़ गई थी मोहब्बत में कि हम अक्सर मोहब्बत में कुछ नाज़ेबा हरकत कर जाते हैं आपस में। मैंने वो भी करी, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन कुछ अरसा और गुज़रा, फिर मैंने उनसे कहा कि चलें अब शादी की तरफ आते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने वालिदैन से बात करो, अगर वो मानते हैं तो फिर मैं रिश्ता लेके आता हूँ। मैंने अपने घर में जिस दिन ही जाके बात करी, उस दिन तो मेरे घर में जो है पहाड़ टूट गया मेरे वालिदैन के ऊपर। मेरे बाबा ने मुझ पर पहली बार उस लम्हे हाथ भी उठाने की कोशिश करी कि तुम क्या कर रही हो। खैर कुछ 1-2 हफ्ते गुजरे, मैंने अपने आप को नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करी। पहले तो खाना पीना बंद कर दिया, फिर सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करी। उस चीज़ को देख के मेरे वालिदैन ने फिर मेरे ताया को कॉल करके मना किया कि भाई हम ये शादी नहीं कर सकते, मेरी बेटी किसी और को पसंद करती है। मेरे मंगेतर काफ़ी मैच्योर थे, उन्होंने जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल किया और उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। मेरा रिश्ता जब इस जगह हुआ, यहाँ पे जब मेरे कुलीग थे उन्होंने रिश्ता भेजा, तो मेरी वालदा को तो उनकी फ़ैमिली बिल्कुल पसंद नहीं आई। थोड़े से तू तड़ाक वाले लोग थे, लेकिन मैंने ज़िद बहस करके वहाँ रिश्ता पक्का कर लिया। 2 महीने गुजरे, डेट फ़िक्स हुई। अब डेट फ़िक्स के बाद जो है मेरे वालिद ने नौकरी छुड़वा दी मेरी, कि ये कह के कि अब जो करना तुम शादी के बाद ही करना।
हमारी बातचीत भी इस तरीके से फिर मेरे और जो मेरे नए मंगेतर से थे उनसे ख़त्म हो गई, कम हो गई बहुत हद तक। फिर एक दिन आई गेस शादी से तकरीबन 1 महीना पहले वो मुझे कॉल करके बोलते हैं कि मुझे तुमसे मिलना है। मैंने कहा अच्छा। खैर मैं घर में ज़िद बहस करके झूठ बोल के निकल के चली गई। वहाँ गई तो वो मुझसे कहते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और तुम जो है अपने घर वालों को ख़ुद मना करो और उनसे बोलो कि मेरे घर में कॉल करके ना मना कर दें कि हम अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं कर सकते। मेरे पैरों के नीचे तो ज़मीन निकल गई। मैंने कहा इतना लड़ी सबके साथ, इतनी मोहब्बत सब कुछ, और आखिर में मुझे क्या हासिल हो रहा है। मैंने माना नहीं, मैंने इनकार कर दिया कि मैं ये सब नहीं करूँगी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगी। तो उन्होंने अचानक से अपना मोबाइल ऑन करके मेरी तरफ़ किया और कहा ये देख लो सारी चीज़ें, अगर अभी भी तुम नहीं करती हो तो फिर जो है ये चीज़ें अगर आगे पीछे वायरल हो जाएं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। तुम तो खुद मर जाओगी और साथ साथ तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा रह के भी मर जाएंगे। बस अल्लाह जानता है उस चीज़ को सुनने के बाद मैं उस जगह से अपने घर कैसे पहुंची हूँ, मुझे भी नहीं अंदाज़ा। घर आई, घर आके अम्मा ने मुझे परेशान देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। फिर मैंने घर में बात शुरू करी इस टॉपिक पे। जब बाबा को बताया तो बाबा तो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा तुमने पहले एक अपनी मंगनी ख़त्म करी, अब तुम दूसरी ख़त्म करी हो, वजह पूछी। तो मैंने कहा कि बाबा मैं वजह कोई नहीं बता सकती, बस मुझे नहीं करनी। मैंने काफ़ी माफ़ी तलाफ़ी करी, पैर तक पकड़े अपने वालिद के। बाबा ने खैर कॉल करके उनको फिर मना कर दिया कि हम आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। कुछ अर्सा गुजरा तो मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी पसंद की शादी कर ली है। आज 3 साल, 3.5 साल का अरसा गुजर चुका है। ना तो मेरी बिरादरी से मेरा कोई रिश्ता आया और ना ही कोई दूर दराज से मेरा कोई रिश्ता आया। मेरे पास इस टाइम पछतावे के अलावा अभी कुछ भी नहीं है। मैंने उस शख्स को अपने हाथों से ख़ुद गंवाया, अपनी खुशियाँ का गला सिर्फ अपने हाथों से घोटा कि शायद मेरा फ्यूचर इस शख्स के साथ बेहतर हो जाएगा। मैं उन सारी लड़कियों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर आप लोग ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ वहीं रुक जाएं, अपने वालिदैन का सोचें, क्योंकि वालिदैन से बेहतर हमारे लिए कोई नहीं सोच सकता। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। प्लीज़ प्लीज़ अपने वालिदैन का सुनें सिर्फ। हम आए दिन देखते हैं घरों में, बहुत नाजुक मसला है जी, बहुत बिल्कुल। और मगर सबसे अच्छी बात यह है कि इनको कम से कम अवेयरनेस तो आई कि इनकी गलती है। जी लोग तो 4-4, 5-5 मरतबा ये काम करके फिर भी अवेयरनेस नहीं आती। बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब ये जो है ये तो सिर्फ 2 लोगों पे ही इनको अवेयरनेस आ गई, बहुत बड़ी बात है। ये जहाँ इन्होंने पहली मंगनी बिला वजह छोड़ रहे थे ना, तोड़ रही थी, तो वहीं पे इनके वालिद साहब को कहना चाहिए था कि कोई मसला है बच्ची में। जब आप किसी चीज़ का उज़र ना बता सकें, ठीक है, कोई एविडेंस ना दे सकें कि रीज़न क्या है, रीज़न क्या, ठीक है, अगर रीज़न आप नहीं दे सकते तो इसका मतलब है सिर्फ इमोशनैलिटी सर पे राज करती है कि रीज़न नहीं है। भाई ताई के बेटे में क्या ख़राबी है, पहले तुम बता दो। ठीक, अच्छा, दूसरे मोहब्बत को बहुत बदनाम किया जाता है। मैं यही एक छोटा सा लफ्ज़ कहना चाह रहा हूँ। ये जो वक्ती अट्रैक्शन है ना, कोई वक्ती ये कोई मोहब्बत चीज़ नहीं अच्छा होती, लगना, ये फिजिकल उसको मोहब्बत अट्रैक्शन। का नाम दे जी, के जी। ना तो वो बहुत हालात ख़राब हो जी, जाते हैं। और देखिए कोई मोहब्बत होना ज़रूरी नहीं है शादी में। ये मैं आपको एक बहुत अहम बात बताऊं जी, जी। कि शादी को कायम रखने के लिए भी मोहब्बत ज़रूरी नहीं है और शादी करने से पहले भी मोहब्बत ज़रूरी नहीं है। आप ये बताइए कि 2 कंपनियों के दरमियान जब कोई मुआहदा होता है, जी, जी। तो क्या कंपनी के मालिकान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल नहीं होता। नहीं करते। लेकिन उस मुआहदे के बाद फिर वो आपस में जुड़ता है। फिर मुआहदे वो बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते, मगर वो ये देखते हैं कि ये क्या ये विन विन सिचुएशन है, क्या मेरी कंपनी को आपसे ख़रीदारी करके कोई फ़ायदा हो रहा फ़ायदा हो है और आपको बेच के फ़ायदा हो रहा है। अगर दोनों का फ़ायदा मुनासिब है, बराबर है, तो वो फिर एक मुआहदा करते हैं रिटर्न। तो शादी एक रिटर्न मुआहदा है 2 लोगों के दरमियान कि मैं, एक लड़की है जो 20-25 साल की है, एक लड़का है जो 25-30 साल का है। वो दोनों कहते हैं कि पहले जो है तुम्हारा बाप, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए प्रोवाइड कर रहा था, अब मैं कर सकता हूँ और मैं तुम्हें वही प्रोटेक्शन दे सकता हूँ जो तुम्हारे पेरेंट्स दे रहे थे। और वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखूँगी और मैं सवाए आपके किसी और से
ना कोई बात ऐसी करूंगी, ना किसी और से मोहब्बत में गिरफ्तार आपके होंगी। घर की चार दीवारी की जी। मैं हाँ, जामिन हूं, मैं और अगर हम दोनों मेंटली प्रिपेयर्ड हुए और हमारी सेहत सही है तो हम आपस में मिलके अपनी फैमिली को बढ़ाएंगे, बच्चे पैदा होंगे, मिलजुल के उनको तरबियत करेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर मैं रात को जल्दी सोना चाह रही हूँ, थकी हुई हूँ, तो आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप सोना चाह रहे हैं, खामोश बैठना चाह रहे हैं, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँगी। ठीक है, रिस्पेक्ट शादी का नंबर 1 इंग्रेडिएंट है और साथ रहते रहते कभी ना कभी मोहब्बत हो ही जाएगी। ठीक, जी। मगर मोहब्बत इनिशियल क्राइटेरिया नहीं है, राइट? मोहब्बत क्राइटेरिया नहीं है कि आप कहें कि ये मुझे मोहब्बत हो। ये जो वालेहाना किस्म का इमोशनल एक्सप्रेशन है जिसके नाम पे हमारी किताबें बिकती हैं, हमारे ड्रामे बिकते हैं, हमारी फिल्में बिकती हैं, ये एक कमर्शियल चीज़ है। उसको ज़रा सा अलग कर लें, वो एक थिएट्रिकल चीज़ है। असल ज़िंदगी में वैसी मोहब्बत कि मैंने बाप के पाँव पकड़ लिए, ये भी हमने ड्रामों से देखा है। ठीक है, ये बाप के पाँव पकड़ लिए तो क्या वैलिडेशन हो गई? क्या आपने कोई रीज़न बता दिया? क्या बाप के पाँव पकड़ने का मतलब है कि जो है ये कोई रीजनिंग है? ये तो इमोशनैलिटी है। ठीक, मसलन अगर कोई शख्स जो है, अगर ये बच्ची जो है, ये जिस टाइम पर मंगनी तोड़ रही थी, वहाँ पर ही बाप को कहना चाहिए था कि अभी मंगनी तोड़ो नहीं, तुम पहले मुझे ये बताओ कि ये नए वाले लड़के में क्या ऐसी खूबियाँ हैं जो पिछले में नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आके इसे कंटिन्यू करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है कि बच्चे को आज़ादी दें तो कितनी लिमिट तक दें, कितनी उसके ऊपर जो है वो हम ध्यान लगा के देखें कि वो आज़ादी का फ़ायदा उठा रहा है या उस आज़ादी से उसे नुकसान पहुंच रहा है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं कि बच्चों को कितनी फ्रीडम, कितनी आज़ादी देनी चाहिए और क्या उसका पैमाना होना चाहिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर किसी के घर की अपनी एक अलग कहानी होती है। जो भी हम आज यहाँ बात करेंगे वो जेनेरिक है, जनरली हम बात करेंगे, हम किसी एक घर को मखसूस नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त जो पिछला हमारे पास पॉइंट ऑफ डिस्कशन आया था कि वो जो बच्ची थी बेसिकली वो एक ऐसे घराने से थी जहाँ बाप की तरफ से उसे आज़ादी नहीं थी नौकरी करने की। उसको आज़ादी मिली है कि जब वो मंगेतर था वो उसकी एक सीढ़ी बना आगे पहुंचने की, मगर वो जिसने सीढ़ी बनाई, जिसने उसे आज़ादी दिलवाई, बेसिकली वही उसकी ज़िंदगी से गायब हो गया। वही सो अगर आप फ़र्ज़ करें आप वो वालिद होते तो आप क्या करते? एज आपका क्या क्राइटेरिया होता एक बच्ची को फ्रीडम देने का? देखिए, बच्ची को तो जब आप कोई भी आज़ादी देते हैं, उसको ये कहते हैं कि तालीम भी दे दी, शऊर भी दे दिया, सब चीज़ें आपने बच्ची को दे दी। अब बच्ची जो फैसला कर रही है, माँ बाप को पता होता है कि ये फैसला इसका किस तरफ जा रहा है। तो अगर बाप ये समझता है कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है तो वो खुद उसमें आ जाता है और इन चीज़ों को वो वहीं पहले समझाता है, रोकता है। और अगर देखता है कि बच्ची खुदा ना खास्ता ज़रा कुछ ज़्यादा जज्बाती हो रही है और कोई गलत कदम उठा रही है या ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, तो उस चीज़ों को वहीं रोकना पड़ता है। और जैसे वो इमोशनली ब्लैकमेल हो गया बाप, क्योंकि बच्ची ने कुछ खा पी लिया था। ठीक है, खा पी लिया, उसके बाद मैं ये 100% आपको पक्की बात कह रहा हूँ, जब बाप ये देखता है ना कि ये बच्ची ने कुछ खा पी लिया, बहुत जज्बाती हो गई है और माँ बाप को भी जज्बाती ब्लैकमेल कर रही है, ये 100% बात है कि वो बच्ची आगे जाके कभी भी खुशी नहीं हो सकती। ये पता होता है। तो उसी स्टेज पे नफ्सियाती इलाज कराना चाहिए था ना। अगर वो बच्ची सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है, उसको फौरन उसका इलाज कर समझ जाए, उस वक्त उसको कोई समझाए। मेरा ख्याल है माँ सबसे ज्यादा करीब होती है जो कि बेटी को समझा सकती है। मसला ये है कि वो बाप को तो लगा कि उसका इलाज यही है कि उसकी मांग पूरी कर दी जाए। हाँ, बाप को ऐसा लगा और अक्सर बापों को ऐसा ही लगता है और बहुत सारी बच्चियां गलत फैसले कर देती हैं और माँ बाप फिर सरेंडर कर देते हैं। आप देखिए बड़े बड़े धरने होते हैं, हुकूमतें क्यों नहीं मानती? हम कहते हैं मान जाए ना, इतना धरना हो रहा है, लोग इतने दिनों से एक फरमाइश कर रहे हैं,
हुकूमत एक बाप की तरह होती है। हाँ। ठीक है, उसको पता होता है कि क्या बेहतर है ये। मुल्क के लिए, क्या बेहतर नहीं है। अगर वो गिवन कर जाए तो वो कमज़ोर हुकूमत वो होगी। कमजोर, ठीक है? बिल्कुल सही कह और रही हैं। कई मांगे ऐसी होती हैं कि वो मान ली जाती हैं, वो हाफ मान ली जाती हैं कि अच्छा आप ये करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आपकी ये शराइत हम मान रहे हैं, बाकी नहीं मान रहे। ठीक, तो इसी तरह से जो कमज़ोर बाप होता है, कमज़ोर माँ होती है, वो गिवन कर जाती है। यहाँ जब वो अपने ताई के बेटे से मंगनी तोड़ रही थी, जो कि वालिदैन को पता था कि बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, और एक अननोन बंदे से शादी कर रही थी, किस नाम पे? मोहब्बत के नाम पे। तो मोहब्बत से पहले ही समझ जाना चाहिए कि जहनी खलफशार तो शुरू हो चुका है कि अब ये बच्ची इमोशनैलिटी से फैसले कर रही है। अच्छा, उसके बाद उसने सुसाइड की भी कोशिश कर ली, तो अब शक क्या रह गया कि बच्ची को नफ्सियाती मसले हैं। ठीक है, जब उसको नफ्सियाती मसले हैं तो बजाय इलाज कराने के अननोन लड़के से शादी कर दी, मंगनी कर दी, है ना। वही इलाज करते और उसको पेंडिंग करते और ताया को फटाफट फ़ोन करके बताने की ज़रूरत नहीं थी फिल्मों की तरह कि लीजिए मैं रिश्ता तोड़ रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं थी। आप घर की बात घर में रखें, बच्ची को साल दें, उसको समझें, उस लड़के को बार बार घर बुलाएं और उसको पूछें, हाँ, उससे बातचीत तू करें, तड़ाक उसका पहले पता से लगे, समझ उसके लेना कि काम तू का, तड़ाक उसका- क्या है। उसका बातचीत क्या है, जी, किस तरह। हाँ। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बाप अगर बहुत भी मजबूत हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं होगा, तो बीवी साथ होती है कि मेरा ख्याल है हो जाएगा, कल को जिम्मेदारी संभाल लेगा। जी। वो उसको ऐसे राजी कर लेती है माँ, हाँ। क्योंकि बेटी माँ को राजी कर लेती है और बीवी शौहर को कह देती है कि कोई बात नहीं, बच्ची का ख्याल रखना चाहिए। मगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात या। कर रहे हैं कि यहाँ हमने देखा कि जब उसने एक रैंडम लड़के से मंगनी की, जी। फिर खुद कहा कि मैंने नाजेबा हरकतें भी की। जी। तो नाजेबा हरकतें जब आपने कर ली तो इसका मतलब है कि उस लड़के को तो शक पहले ही हो गया हाँ। कि ये आज मेरे साथ नाजेबा कर बिल्कुल रही है, सीधी सी बात। कल किसी और के साथ हाँ। करेगी। वहीं ठीक है रिस्पेक्ट ना? खत्म हो गई। रिस्पेक्ट खत्म वही हो गई रिस्पेक्ट ना। खत्म हो ये गई। बात तो ये- बेसिकली जैसे आपने बताया था कि ये तो रिश्ता ही एहतराम का है, जब जी। एहतराम ही बीच में से निकल गया तो फिर तो कुछ भी नहीं रहा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हम बहुत से घर के रूल्स अनस्पोकन और समझते हैं कि बच्चों को मालूम है। नहीं, बच्चा बाहर जाने लगा है, उसको नसीहत करें, बेटा तुम दफ्तर जा रही हो, आप बात करो, तुम्हारे गिर्द लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी। लड़कों से जब बात करोगी तो बहुत करीब खड़े होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है, और जब लड़कियों से बात करोगी तो उनसे हाथ भी मिलाओ, उनसे जो मर्जी करो। मतलब आप दोबारा नसीहत करें, यानी रिमाइंडर आप, भेजें बच्चे। आपके कहने का मकसद है जी। बाउंड्रीज। जब आप किसी नए जिंदगी में नई चीज पर कदम रख रहे हैं तो वहां दोबारा से आप बाउंड्रीज की रूल्स हेडिंग दोबारा बताएं। देनी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, मैं एक स्कूल के लिए भी काम करती हूँ, बहुत मशहूर अच्छा स्कूल है, कॉलेज है निक्सर। तो वहाँ पर कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे जो हैं तीसरी के, चौथी के, पाँचवीं के, स्कूल में आते ही धमा चौकड़ी मचा देते हैं। अब 28 की 20 की क्लास है, एक बच्चे की वजह से पढ़े नहीं जा रहे सब। उस बच्चे को क्लास शुरू होने से पहले मैंने टीचर को प्लान बना के दिया कि आप सिर्फ 2 मिनट दें। You know the rules of the class. You have to raise your hand when you want me, and if there's anything bothering you, you tell me now. वो क्लास से पहले बच्चे से पूछ लेती हैं, वो सुकून से बैठ जाते हैं। उसने वही बात जो उचक उचक के बीच में कहनी है वो शुरू में ही पूछ लेती हैं कि बाथरूम जाने, पानी पीना है, होमवर्क की कॉपी निकाल लो। अच्छा, उसको पहले ही बता दिया। 2 मिनट उस बच्चे को दिए तो 30 मिनट बच गए टीचर के, ठीक। और अगर उसने उस बच्चे को नहीं दिए, मैंने कहा फिर आप मुझे शिकायत मत कीजिएगा, फिर वो बच्चा तो घड़ी घड़ी अपनी नीड बताएगा, हाँ। ठीक है। तो आप इसी तरह देखिए, हमने उस बच्चे को अलग से समझाया ना, 20 बच्चों के साथ नहीं समझाया, क्योंकि हमें समझ में आ गई ये शरारती बच्चा है। तो जब हमें समझ में आ जाए कि हमारी बेटी कम समझदार है, इम्पल्सिव है, जल्दी से डिसीजन ले लेती है, चाय बनाते हुए चाय गिरा देती है, उसी से समझ जाना चाहिए कि बच्ची इम्पल्सिव है। ये चीजें होती हैं, ये समझते छोटी छोटी बात जी। पे रोने लग जाती है, छोटी-छोटी बात पे रो पड़ती है। और उसकी शिकायत कर दी, इसकी जी। यही बात। अब बच्ची, उनको तो पहले ही पता था कि कच्ची कच्ची है हमारी, हाँ। ठीक है। मैं आम जबान लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ, उसको हम कहते हैं सजेस्टेबल। सजेस्टेबल है बच्चा कि दूसरों की बातों में आ जाता है। अब उस बच्ची को घर से निकलने से पहले रोज नसीहत करें, रोज समझाना। वही। यानी अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ कि हमारी बच्ची कच्चे कानों की है, जी जी, बातों में बहक जाती उसको है, रोज और नसीहत करें। ये बात हमें उसकी फितरतन पहले से पता होती है। जब वो दोस्तों के साथ रहती है, हम उसे पहले से ऑब्जर्व कर सकते हम हैं। क्यों कहते हैं कि कुरान पाक में 700 मरतबा जिक्र क्यों है नमाज का?
सही बात। एक दफ़ा ऑर्डर दे दिया तो दे दिया। अल्लाह मियाँ को पता है इंसान भूल जाता है। इंसान का लफ्ज़ निकला है नसियान से। नसियान का मतलब है भूल जाना। ठीक है, अब जब वो भूल जाता है तो याद कराया जाता है, राइट? बिल्कुल सही। और जब आपने बच्ची को रोज़ याद कराया, देखो बेटा कॉलेज जा रही हो, आपने ऑफिस जा रही हो, मैंने जो बताया था कल, क्या बताया था? अम्मी आपने कहा था लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करनी, काम से काम रखना है और सीधे घर आना है। भले उस वक्त बच्ची तंग होती है। डॉक्टर साहब, बेशक बहुत तंग सारी होती है। बच्चियां स्पेशली अगर बाप उनको ये बात कहते हैं तो वो थोड़ा अफेंड हो जाती है कि लाइक मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। बहुत सारे बच्चे आजकल के ऐसे हैं जी। कि अगर बाप माँ कहती है तो माँ का शायद एक तरीका होता है और वो वुमेन टू वुमेन होता है वो वाली। अच्छा फर्ज कीजिए अगर बाप बेटे को कहे बेटा गाड़ी 60 से ऊपर नहीं चलानी, रेड लाइट आएगी तो रुकनी है और स्क्रीचे नहीं मारनी, ठीक? ये बात अगर बाप रोज बच्चे को गाड़ी चलाने से पहले बोले, बच्चा बेशक चिड़े, बात तो दिमाग में बैठ जाएगी। यहाँ एक छोटी सी बात मैं उस वक्त भी कहना चाह रहा था, अब वो मौका मिला कि बाप सबसे पहले बच्चे को ये बताए कि लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, कि ना लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, तुम्हें ट्रैफिक के कवानीन का भी पता होना चाहिए, इशारों का पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चा जो है वो अगर गाड़ी चलाता है तो फिर भी बाप साथ बैठ के उसको गाइड करे, बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं और ये तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा है। और एक बात जो हमने शुरू में की गेम की, हमारे यहाँ वो जो है ना पिस्टल और गन, उसको भी टारगेट बनाना है, भले वो पानी की बिल्कुल। वो जो चीज़ सिखाते हैं ना वो बच्चे को, वो जो पिस्टल, वो खिलौना उनके दिमाग को कहीं से कहीं ले जाता है। बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि जरा वो बड़ी वाली गन ला के दीजिएगा ना मुझे, वो फिर बड़ी वाली गन से वो। अब आप देखिए ना गन के खेल चले, ये देखें डिफेंस फेज 8 में गन के खेल चले, बिल्कुल खेल चले, बच्चों ने 16-16, 17-17 साल के बच्चों ने एक दूसरे को मारा। जी जी, ये हम तो देख के दहल गए ना। ये तो मुआशरे का, एल्डर्स का फेलियर है, ठीक है? ये साइकोलॉजिस्ट का फेलियर है, ये आपके डॉक्टरों का फेलियर है। कितनी जगह कभी क्या वो बच्चा बीमार नहीं हुआ होगा, डॉक्टर के नहीं गया होगा? 100% हुआ होगा। जब गया तो डॉक्टर की तो आंख इतनी तेज होती है, डॉक्टर समझ नहीं गया ये बच्चा जरा डिफरेंट सा है। डॉक्टर को देखते ही पता चल जाता है कि ये बच्चा नशा कर रहा है, ठीक है? मेरे पास तो बच्चा आके बैठता बाद में है, मुझे पहले ही पता चल जाता है नशा कर रहा है और किस चीज़ का कर रहा है। वो ब्लड टेस्ट तो हम बाद में फॉर्मेलिटी के तौर पे कराते हैं। हर नशे के अलग अलग असरात हैं। एक बच्ची मेरे पास आई, वो 19 सेशन ले चुकी थी ऑनलाइन, तो कह रही है कि तबीयत, जब उसने बिल्कुल ही कहना शुरू कर दिया ना कि अब तो मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, तो फटाफट थेरेपिस्ट ने मेरा नाम लिख के भेज दिया कि इनके पास चली जाओ या किसी हॉस्पिटल में चली जाओ। वो आई, मैंने आते ही देखा उसके हाथ यूं कांप रहे थे। अब मैंने कहा बेटा ये तुम्हारे हाथ कांपते हुए तुम्हारी थेरेपिस्ट को नज़र नहीं आए? 19 सेशन हो गए। कहती ऑनलाइन सेशन था ना इतना इतना। आपने पूरे शख्स को देखना है, वो चल के कैसे आ रहा है, उठ रहा है, लुढ़खुड़ा रहा है, क्या कर रहा है। मैंने कहा बेटा पहले ब्लड, माँ बाप को भी ड्रग्स का तब पता चलता है जब वो बस बच्चा बिल्कुल आखिरी। मैंने कहा बेटा पहले ब्लड टेस्ट करा। शुरू में माँ बाप को अंदाजा ही नहीं होता कि उनका बच्चा किसी ड्रग्स में या किसी उसमें। देखिए जब बच्चा ऑफेंड हो और कहे क्यों पूछ रहे हैं मैं देर से क्यों आया, क्यों पूछ रहे हैं मैं कहाँ हूँ, आप समझ जाए बच्चा गलत जगह पे। भाई अगर बच्चा चाय खाने पे बैठा है तो बता क्यों नहीं देता कि मैं चाय खाने पे बैठा हूँ? आपने मुझसे क्यों पूछा? आपने किसी को क्यों मेरे यानी आपके कहने का मकसद है अगर बच्चा चिढ़ने लगे माँ बाप के सवाल जवाब से, so there is something wrong। बिल्कुल। और उस वक्त वो अपनी आवाज ऊंची करना शुरू करेगा। हाँ जी बिल्कुल, छुपाने के लिए ना। हाँ। तो क्या हो गया? देखिए गुस्सा कब आता है? गुस्सा आता है सच सवाल पे। वही ठीक है। अगर मुझे कोई कहे कि आपका वजन बढ़ता जा रहा है, मोटी होती जा रही है, मुझे गुस्सा आएगा। ठीक है, सच्चाई कह रहा है ना अगला। अगर मुझे कोई ये कहे कि आपके ग्रीन कलर के बाल बहुत बुरे लग रहे हैं, मुझे गुस्सा ही नहीं आएगा क्योंकि बाल ग्रीन है ही नहीं। ठीक है, तो अब गुस्सा तो आता है सच बात पे बोलने पे। जब बीवी शौहर से पूछती है कि रात को देर से आए कहाँ थे, और शौहर कहते हैं तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरे से ये पूछने की, तो बीवी को समझ जाना चाहिए कि आजादी दी कि ग्रुप स्टडी हो रही है, कहीं बैठे हुए सारे बच्चे मिलके पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। बाद में फोन किया बेटा कहाँ, बस मूड बना था, खाना खाने निकल गए। वो नाम है ग्रुप स्टडी का, वहाँ बैठे हैं जी। और वो कहीं पता लगा किसी जगह पे बैठे, ढाबे पे खाना खा रहे हैं, बैठे। देखिए अगर तो ढाबे पे खाना ही खा लेते तो तब भी बता दे, मगर चूंकि उसके बाद
आपने, मैं नशे का नाम नहीं लूँगी, उसके बाद आपने फ़लाँ चीज़ लेनी थी, फ़लाँ चीज़ पीनी थी, तो इसलिए नहीं बताया जा रहा कि कहाँ बैठी। ठीक है। अब शौहर जो नाराज़ हो रहा है बीवी को कि क्यों पूछ रही हो मैं कहाँ था, तो बता दे जी मैं फुरकान साहब के घर था। मैं क्यों नहीं बता रही, या मैं आइसक्रीम खा रहा था, या मैं अम्मी के यहाँ रुक गया था, थोड़ी देर हो गई थी, मैं उनके पास बैठा था। अब जब वो कतई नहीं बता रहा तो अब गुस्सा कर रहा है। तो आप देखिए सच्चाई आप कैसे पता चलता है, इंटेरोगेशंस होती हैं लोगों की। आप जिस बात पे आप फ्राउन करते हैं, जिस बात पे आपको गुस्सा आता है, तो वो अगला समझ जाता है कि ये सच्चाई तो अब है। यानी अगर मैं इस सेगमेंट से ये अंदाज़ा लगाऊं एज पेरेंट, मुझे जो समझ आ रहा है कि अगर हम बच्चे की से पूछगछ कर रहे हैं, बच्चा टीन एज में है और हम पहले तो वो माइंड नहीं करता, जब वो टीन एज में नहीं होता तो वो सही है, उसको अपने माँ बाप को खुश करना होता है, हर बात का जवाब दे रहा हो। टीन एज में आने के बाद वो हल्के सा कतराने लगता है, या उसको थोड़ा होता है कि आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते, नहीं कोई गलत काम करता है तो कतराता है। सो ये चीज़ गलत नहीं है। इसका मतलब कि अगर माँ बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, ये है वो है, सो ये चीज़ गलत नहीं है, ये माँ बाप को करते रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, वो आपको मैनेजर बता देता है सर 7 बजे से पहले चाइनीज़ नहीं खुलता, सर 9 बजे बंद, 11 बजे बंद हो जाएगा, उनके रूल है। आप 11 बजे जाके कहें नहीं मुझे चिकन चाउमीन खाना है, वो कहे कल आइएगा, क्योंकि चाइनीज़ रेस्टोरेंटों ने एक असूल बनाया हुआ है, आप देखें वर्ल्ड ओवर कि एक असूल है, बस जी बंद हो गया किचन, बंद हो गया, सही है। तो कदर होती है उस चीज़ की, हमेशा उस चीज़ की कदर होती है, उस आज़ादी की जो मुश्किल से मिलती है और जो आपको बाउंड्रीज में रह के मिलती है। पर बच्चे को माँ बाप की भरपूर तवज्जो चाहिए। बच्चे क्यों बोर हो रहे हैं, जैसे भी बच्चा हो, जिस तरह का भी हो, जिस कल्चर का भी हो, माँ बाप की तवज्जो बच्चे और पे वो तवज्जो जो है उसकी एज के साथ साथ बदलती जाती है। जैसे कि इन्होंने कहा जब बच्चा छोटा होता है उस वक्त उसको ये तवज्जो चाहिए, उसको कैसे पालना है, कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, कैसे नहलाना धुलाना है, मसाज करनी है, उसकी माइलस्टोन्स को फॉलो करना है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो तवज्जो अलग चीज़ों में तब्दील हो जाती है। फिर जब वो जवान होता है या वो पुबर्टी की तरफ कदम रखने वाला होता है, और जब हमें ये होता है कि कच्ची एज है, हम इसे कहते हैं कच्ची एज, उस वक्त तवज्जो का मयार बदल जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, किसी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बड़ा खूबसूरत था, नीली आंखें थी उसकी और बहुत प्यारा छोटा सा बच्चा। माँ ने क्या किया, ओहो बच्चे की तस्वीरें बनाऊं, बच्चे के साथ सेल्फीज़ बनाती रही, अपनी वीडियोज़ बनाती रही, उसको ख्याल ही नहीं आया कि गरीब को दूध भी पिलाना है। ठीक है, छोटा सा बच्चा डिहाइड्रेट हो गया और बेहोश हो गया। नर्स कमरे में आई, कहने लगी ये बच्चा रो नहीं रहा, तो कह रही हाँ बहुत अच्छा मेरा बच्चा रो नहीं रहा। वो कह रही नहीं बच्चे को तो रोना चाहिए। जब उसको देखा तो उसकी ब्लड शुगर लेवल लो चुकी थी, पूछा दूध कब पिला, कहती मैं तो भूल गई पिलाना, मैं तो तस्वीरें खींच रही थी। फिर उसको ड्रिप लगी, वो मुश्किल से उसकी जान बचाई और घर आए। आप ये देख लीजिए कि तवज्जो हमारी किस तरफ चली गई है। अब अगर उसकी माँ फ़ोन करके उसको पूछती बेटा बेबी पैदा हुआ है, उसको देखा है, उसका डायपर चेंज किया है, दूध पिलाया है उसको, अगर माँ फ़ोन करके 3-4 दफ़ा पूछती और बेटी का जवाब मुझे भी आता है बच्चा पालना, खाली आपको ही नहीं आता, मैंने किताब पढ़ी थी उसमें लिखा था कैसे पालना है, ठीक है। माँ ने कहा बच्ची बड़ी बदतमीज़ है, मैं नहीं फ़ोन करूँगी। नहीं, उस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत, ठीक। अब अगर 4-5 लोग उसको पूछ लेते फ़ोन करके, तवज्जो देते, नर्स ने समझा माँ बड़ी समझदार अक्लमंद लग रही है, इतना अच्छा मेकअप किया हुआ है, बच्चा पालना भी आता ही होगा, ठीक। हर बंदा ये समझता है दूसरे को कि इसको आता है, हर किसी को मुआवजा चाहिए, ठीक है। आप जो भी बात है, जो भी चीज़ है, जहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और आसानी से आज़ादी मिल जाएगी, वहाँ कदर नहीं होगी। बच्चा कह रहा है अम्मी मैंने शाम को दावत पे जाना है, आप खुद ही से कदगन लगा दें थोड़ी सी। आप कहें शाम को अच्छा कितने बजे जाओगे, 5 बजे, वापस कब आओगे, 9 बजे तक आ जाऊँगा, नहीं 8:30 आना है, अच्छा और जाना भी 6 बजे है, अम्मी प्लीज़ 5 बजे। अभी बच्चे ने थोड़ी ज़िद बहस करके कुछ हासिल किया तो उसको कदर आएगी, अपने दोस्तों को कहेगा जल्दी जल्दी कर लो जो फ़न करना है, मैंने 9 बजे घर जाना। अब अगर माँ ने, बाप ने, बेटे ने कहा अब्बू मैंने दावत पे जाना है, हाँ जाओ जाओ, अब अपने मोबाइल में लगा हुआ है, अब्बू वापस कब आऊँ, बस जल्दी आ जाना। अच्छा बच्चा गया, एक तो उसको मज़ा नहीं आया, लुत्फ़ नहीं आया, आपने बच्चे से लुत्फ़ ले लिया,
जो उसने बहस करके नेगोशिएशन करके हासिल करना था वो आपने उससे ले लिया। और फिर आपकी तवज्जो मोबाइल पे है, आपने बच्चे की बात न तवज्जो से सुनी जी, ना उसकी तरफ देख के बात की। जी जी, ये जो बहुत अहम बात है कि हम टीवी देखते हुए बात कर दें या मोबाइल देखते हुए बात कर रहे हैं तो तवज्जो ही नहीं देते जी। लेकिन उस वक्त उससे मतलब देख के, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पे देख के बात का जवाब देना चाहिए तो वो उसकी वैल्यू और होती है। अच्छा, अब एक इंसान है, उसने टेस्ट देने गया, पेपर आउट हो चुका था, उसने रात को उसी पेपर को देख लिया, सुबह आराम से कराया, ठीक है। और एक बच्चा है जिसने पूरे साल मेहनत की, अब नंबर दोनों के 90% आए, आप बताएं खुशी किसको ज़्यादा होगी? जिसने सारा साल मेहनत की उसको खुशी होगी। उसको खुशी, दूसरे को खुशी भी नहीं होगी। 90% मार्क्स के बावजूद को लगेगा तुक्का हो गया है हाँ। कि ये तो तुक्का हुआ है, ये तो मैंने इतने से घंटे पढ़ के अच्छा तुक्का भी नहीं हुआ, मतलब वो तो उसने तो उसको तो मदद मिल गई ना। उसको पेपर आउट करके साहब ने ला दिया कि जी ये पेपर है, तो 90% आ गए। अब वालिदैन खुश हैं, बच्चा खुश नहीं है। बच्चे को तो पता है ना जी। अब बच्चा खुश नहीं है तो वो कह रहा है खुशी कहाँ से लूँ, चलो नशे से ले लेता हूँ, क्योंकि खुशी मेहनत में है, ठीक है। खुशी तवज्जो से काम करने में है। तो हम ये ना समझें कि जो लोग बहुत अमीर हैं वो बहुत खुश रहते हैं, कतई नहीं। खुशी मेहनत में है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताऊं, खुशी मंजिल ना हासिल होने में है। हाँ, मंजिल हासिल होगी, खुशी खत्म। खुशी खत्म। छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम सीख रहे हैं कि बेसिकली बच्चों की परवरिश में सख्ती कितनी ज़रूरी है, उनको रोक टोक करना कितनी हद तक ज़रूरी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि रोक टोक, बेजा रोक टोक गले का पंधा भी बन जाती है। मैं आपको अगर मिसाल दूं ऐसे कि बहुत सारे बच्चे अगर अपना गांव या अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह पढ़ने जाना चाहें तो माँ बाप नहीं जाने देते। माँ बाप कहते हैं कि हमसे, हमारी नज़रों से दूर हो जाएगा, ट्रैक से उतर जाएगा। सो वही तालीमी इदारा जो उस गांव में अच्छा नहीं है वो किसी और शहर में बेहतर होगा, वो उस शहर में बेहतर नहीं है तो किसी और मुल्क में बेहतर होगा। तो बच्चों की ग्रोथ में भी माँ बाप थोड़े इतने ज़्यादा इंटरफेरेंस कर देते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो उस आज़ादी को आप क्या कहेंगे? बच्चा जो है अगर उसको जाने ही नहीं दिया जा रहा कि आप घर से नहीं निकल सकते और आप कहीं नहीं जा सकते, तो कुछ अरसे में अगर बहुत उस पर, या तो वो बच्चा घर से भाग जाएगा अगर उसके बीच में बागियाना ख्यालात होंगे। अगर वो पहले ही नरम दिल बच्चा है तो घर में बैठा रहेगा और फिर उसकी सलाहियतों को ज़ाहिर जंग लग जाएगा, क्योंकि ना उसको कहीं भेजा जाएगा। बेसिकली उसको चूँकि स्ट्रेस नहीं मिलेगा तो वो विजडम नहीं हासिल कर सकेगा। सीधी सी बात है। आप बच्चे के हाथ से खिलौना छुपता है, गिर जाता है, आप बच्चे को खिलौना उठा के दे दें तो बच्चे में विजडम नहीं आएगा। वो बच्चा रींग रींग के मुश्किल से कभी कुछ खींच के खिलौना पा लेता है तो विजडम आ गया उसमें, छोटी सी अकल आ गई, ठीक है। तो बच्चे को जब आप स्ट्रेस देते हैं, मुश्किलात देते हैं तो बच्चा उनसे सीखता है। एक बच्चे को देख लिए जिसको आपने मुश्किल झूले पे चढ़ाया, वो सीढ़ियाँ चढ़ा फिर नीचे उतरा। दूसरे बच्चे को आपने कहा नहीं नहीं झूले पे नहीं चढ़ो, चोट लग जाएगी, तुम यहीं गोल गोल खेलो, उसके मसल्स की डेवलपमेंट ही नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह जब आप बच्चे को बिल्कुल सामने वाली दुकान पे भेजते हैं कि कोई चीज़ ले आओ, मगर आप खड़े खिड़की से देख रहे हैं, बच्चे को नहीं पता कि आप देख रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आ गया। इसी तरह आपने बच्चे को ज़रा दूर भेजा मगर छुप के देखते रहे, वो जो छुप के देखना है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो माँ बाप क्या करते हैं, वो दूर की दुकान से ले आओ और ख़बर नहीं रखते कि बच्चा किधर चला गया। खुदा न खास्ता कराची में कितने बच्चे अगवा हो रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए कि आप 12 साल से कम बच्चों को बाहर भेज रहे हैं और आपने उनको सुपुर्द कर दिया मुआशरे के। आप नहीं सुपुर्द कर सकते। आप बच्चे में कॉन्फिडेंस लाने के लिए स्ट्रेटजी के तौर पे तो उसको भेज सकते हैं, मगर छत पे खड़े होकर देखते रहें। मैं यहाँ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, ये कि छोटे शहरों से जब बच्चे तालीम हासिल करने बड़े शहर में पहुँचते हैं, कॉलेज में या यूनिवर्सिटियों में आते हैं, अब हॉस्टल लाइफ होती है उनकी। अब जो बच्चे तो अच्छे पढ़ गए
और उन्होंने पूरी तवज्जो दी अपनी तालीम की तरफ, और ये सोच के कि माँ बाप का भरम है, माँ बाप ने हम पे भरोसा किया है, हमने माँ बाप की इज़्ज़त रखनी है, हमने पढ़ के अपना नाम बनाना है। और वो गरीब बच्चे जो है ना, वो बहुत आगे तरक्की कर जाते हैं। जो गरीब बच्चे हैं वो अपना नाम रोशन कर जाते हैं। और फिर क्या है, अब हम देखते हैं जो चाय के बहुत सारे ढाबे ऐसे बने हुए हैं, वहाँ पे जो बच्चे हॉस्टल में हैं वो ज़्यादातर अब आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए वहाँ चाय के ढाबों पे 2-2 3-3 घंटे बैठना, गप्पे लगाना, बच्चियाँ हों या बच्चे हों, ठीक है। अब उसका जो बच्चे पढ़ गए उसका फ़ायदा ये हुआ कि छोटे शहर वालों ने कहा फलां का बच्चा पढ़ गया, फलां का बच्चा पढ़ गया, वो भी अपने बच्चों को भेजते हैं, उनका एक पॉजिटिव असर पड़ता है। और जो बच्चे बिगड़ गए तो बाकी कहते नहीं नहीं नहीं, फलां के बच्चे को देखा वो क्या हुआ, वहाँ उसने लव मैरिज कर ली, फलां को देखा वो क्या हुआ, वो वापस ही नहीं आया, फलां को देख वो, ये दोनों चीज़ें हैं, ये उसको बेहतर आपको बता सकती हैं कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, जो कामयाबी की वाले भी, वो भी हम कहते हैं बच्चों को कि इनको देखो तुम भी जाओ, और जो नाकाम होते हैं या किसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो वो दूसरे बच्चों का भी रास्ता बंद कर देते हैं। लेकिन मुझे माँ बाप से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करनी है कि अगर किसी और के बच्चे ने कोई गलत काम किया तो आप अपने बच्चे का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? आप उसको भी तो मौका दें ना। अगर किसी और के बच्चे ने कोई 19-20 चीज़ कर दी तो आप अपने बच्चे को मौका ही नहीं देंगे, आप उसको दुनिया में जाके अपने आप को प्रूव करने का मौका ही नहीं देंगे। तो ये तो फिर उस बच्चे के साथ ज्यादती हो जाएगी। देखिए, आप उस बच्चे को भेजने से पहले आप क्या करते हैं, आप एक पायलट स्टडी करते हैं ना, बड़ी रिसर्च करने से पहले। इसी तरह आप गाड़ी को बेचने से पहले गाड़ी की एक टेस्ट ट्रायल करते हैं ना, गाड़ी के टेस्ट ट्रायल, उसको 100 की स्पीड पे ले जाके देखते हैं। जो गाड़ी से पहले नहीं, जो गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, अच्छा, वो गाड़ी को पूरे अपना टेस्ट ट्रायल करके फिर शोरूम में ला के रखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप बच्चे को दूसरे शहर भेजने से पहले उसका छोटा टेस्ट ट्रायल करें। आप कहें कि बेटा तुम घर में अकेले हो, अम्मी अब्बू जा रही हैं, तो तुमने ये भी ख्याल रखना है, वो भी करना है, शाम को प्लम्बर आएगा उससे नलका भी ठीक कराना है, हम रात को आएंगे, ठीक है। अब आप बच्चे को पहले छोटा टास्क दें। अब आप गए, आप रात को 9 बजे वापस आए, दूध उबल के गिर चुका है, प्लम्बर आया, बेलें बजा के चला गया, आपका बच्चा मदहोश सोया पड़ा है। अब आप क्या सोचेंगे, इसको बाहर भेजें? आपने टेस्ट ट्रायल करके देख लिया, आप कहें बेटा मैं ज़रूर भेजता, मगर आप पहले टेस्ट में तो हो गए फेल। अब दूसरा करते। अच्छा, अब आप उस बच्चे को या तो बता के या बताए बगैर उसके ट्रायल्स करें, उसको छोटी छोटी जिम्मेदारियां दे के देखें कि इस पे क्या पूरा उतरा, ठीक। अगर वो उन पे पूरा नहीं उतर रहा तो आप समझ जाएं आपका बच्चा इस काबिल ही नहीं है कि उसको आज़ादी दी जाए, तो आप 18 साल में उसको मत भेजें, आप 20 साल तक इंतज़ार करें, ठीक। उसके 2-4 साल ज़ाया होने दें, मगर मत भेजें। कुछ बच्चे एडल्ट बनते हैं 18 साल पे, कुछ 24 साल पे, कुछ 28 साल पे, ठीक? कुछ बनते ही नहीं है, कुछ बनते ही नहीं है, कुछ 60 साल के भी बच्चे ही रहते हैं। हाँ, वैसे ही रहते। सही है। तो उनके लिए अब देखिए, जैसे कुछ लोगों की शादियां माँ बाप नहीं करते, उन्हें पता होता है हमारा बेटा इंतहाई गैर जिम्मेदार है, ये बच्चा ना अपने आप को संभाल सकता है ना किसी को संभालेगा, तो आप शादी करके उसको मुसीबत में क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। या किसी की शादी कर दी तो आप उसको पहले ही समझा देते हैं कि तुम्हारे बच्चे हुए तो और भी रुलेंगे, या तुम अपने बच्चे हमें दे देना, हम पाल देंगे। अच्छा, कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं, अगर बच्चा ऐसा है कुछ ज़्यादा काम नहीं करता, शादी की जिम्मेदारी डालें, ठीक हो जाएगा, बीवी आएगी ठीक हो जाएगा, वो बेचारा क्या ठीक होगा जी, वो बल्कि जो जिम्मेदारी उस पर पड़ती है वो तो उसको समझ ही नहीं आती, वो तो मजीद कंफ्यूज होता है। कोई माँ बाप जो है ना वो उसको साथ साथ लेके चल रहा है। तो देखिए, माँ बाप को बच्चे पे नजर रखनी है कि हमारा बच्चा कैसा है। अगर उसका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप्ड है, तो मैं कहती हूँ बड़े शहर क्या, उसको अमेरिका भेज दें, अमेरिका क्या, उसको चांद पे भेज दें, ठीक है। अगर उसका लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप्ड है, अगर वो ये नहीं कह रहा कि मैं माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर ये काम करूँ, नहीं, मैं अपनी इज़्ज़त की खातिर करूँ, मैं खुद आगे नाकाम इंसान बन जाऊँगा, मैं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। जब बच्चा ये सोचता है ना कि मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ, तब वो कुछ करता है। अगर वो कंटिन्यूसली, अगर देखें माँ ने कहा बेटा तुम अच्छे नंबर लेकर आओ, मैं लोगों में शो मारूंगी कि मेरे बेटे के नंबर अच्छे आए हैं,
तो अब बेटा कहेगा अच्छा माँ को खुश करना है, सही है, बच्चा क्या बना, पीपल प्लीज़र, ठीक, बच्चा पीपल प्लीज़र बना, अब वो दूसरे लोगों को ही खुश करता रह जाएगा और आगे उसकी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी, डोरमैट। वही बच्चा शादी होगी, बीवी को खुश करता रह जाएगा, खुश वो होगी नहीं। औरत होगी तो अपने मियाँ को खुश करने की नाकाम कोशिशें करती रहेगी, वो खुश होगा नहीं क्योंकि उसने अपनी पर्सनैलिटी खो दी और वो पीपल प्लीज़र बन गया। अगर माँ ये कहे बेटा अच्छे नंबर लेकर आओ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, मैं तो आगे 10 साल हूँ, मर जाऊँगी, मेरा क्या है, ठीक, अपने लिए कुछ करो, अपने लिए करो, वहाँ लोग को सेल्फ कंट्रोल आता है। अच्छा, यहाँ मेरे साथ एक खातून है, ये डिस्कस करना चाहेंगी कि इनकी ज़िंदगी में जो गलत हुआ वो कहाँ हुआ। जी प्लीज़। मेरा नाम सोबिया है, मेरा सोबिया। एक ही बेटा है अम्मार। मैं और मेरे शौहर अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे शौहर जो है बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज आदमी है और उनकी मतलब सख्तियाँ और बेजा सख्तियाँ मैं बोलूँगी तो गलत नहीं होगा। उन्होंने अपने बेटे को कभी फ्रीडम नहीं दिया और इतनी सख्तियाँ की ना आने जाने पर, और दूसरा सबसे बड़ी जो उन्होंने गलती की कि उसको कभी पैसे नहीं दिए। मेरा बच्चा अक्सर कहता था कि मम्मा सब बच्चे स्कूल में पैसे लेके आते हैं और आप मुझे घर का लंच देती हो, मुझे शर्म आती है तो कि मेरे पास पैसे नहीं होते। तो मैं उसको समझाती थी कोई बात नहीं बेटा, अब ये बाबा नहीं देते। और मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती थी कि देखो इसको दे दिया करें पैसे, कभी तो आप दे दिया करें, मतलब इस तरह ना करें। खैर इस तरह 8 क्लास तक तो चलो उसने मैनेज कर लिया। जब वो 9th क्लास में आया, सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर लड़के उससे मजाक उड़ाने लगे कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं, तुम आज भी अंडा पराठा लेकर आ रहे होते हो। तो मतलब मेरा बच्चा इतना डिसहार्ट होता था इस चीज़ को लेकर, वो अक्सर लंच भी नहीं करता था। मैं हस्बैंड को समझाती थी लेकिन ज़रा वो मुझे भी गिने चुने पैसे देते थे, पैसे सेक सेक के रखते थे और मुझे इतने ही पैसे देते थे जितना मैं मतलब ज़रूरियत मेरी पूरी हो जाए, घर की ज़रूरत। तो वो इस तरह से स्कूल लाइफ तो उसने गुजार ली जैसे तैसे करके। अब वो जब कॉलेज लाइफ में आया तो ज़रा बच्चा बड़ा हो गया था, उसके दोस्त भी ज़्यादा हो गए थे। वहाँ फिर एक लड़के से उसकी दोस्ती होती है तो वो उसको कहता है कि यार तुम कुछ लेते नहीं हो, मैंने कभी देखा नहीं कि तुम कोई कैंटीन से कुछ चीज़ खा रहे होते हो और तुम क्या कैसे बच्चे हो, क्यों तुम ऐसा करते हो। तो उसने फिर कहा कि मेरे अब्बू मुझे पैसे नहीं देते हैं। तो वो कहता है तुम पागल हो, तुम अपने बाप के पैसों के ऊपर नज़र रखे हुए हो, छोड़ो तुम अपना कमाओ। तो ज़रा मेरा बेटा कहता है कि मैं कैसे कमा सकता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता अभी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि ना तुम्हें मैं एक काम सिखाता हूँ, तुम वो काम करो तो मैं तुम्हें पैसे दूँगा। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है मुझे बताओ। ज़ाहिर उसको कभी पैसे नहीं मिले तो उसने फिर कहा कि ठीक है। अब वो उसको लेके जाता है, कहता है ये देखो कार है, इस कार के साइड मिरर चुराने हैं, अब तुम ये चुरा के लेकर आओगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो वो कहता है मुझे तो नहीं आता है। फिर 1-2 दफ़ा वो उसके साथ जाता है और वो फिर ज़ाहिर उसको पैसे देता है। फिर उसको वो पैसे कम लगने लगते हैं कि ये तो कम पैसे दे रहा है, खुद ज़्यादा पैसे रख रहा है। तो वो फिर ज़ाहिर ट्रेन हो चुका होता है उसके साथ जाके, फिर वो उसने खुद से मतलब जाकर चोरी करना शुरू कर दी। अब वो जब वो खुद चुरा के लेके आता तो उसको ज़्यादा पैसे देता। अब उसको मज़ा आने लग गया इस काम में कि इसमें पैसा है। अब वो क्या होता था, उसकी आदत बन गई, हम सो जाते थे, रात को निकल जाता था और इसी तरह उसने अपनी हैबिट बना ली। एक दिन चोरी करते वो पकड़ा गया, मोहल्ले के लड़कों ने उसको मारा पीटा भी बहुत और उसको जेल में मतलब बंद भी हो गया। वो 6 महीने उस जेल वो कस्टडी में भी रहा। बस मेरे लिए तो बहुत तकलीफ़ दे बात थी ये, लेकिन मैंने अपने शौहर की मिन्नत समाजत की कि छुड़ा के लाओ, हमारा एक ही बेटा है। खैर मेरे शौहर उस वक्त तो छुड़ा के लाए, फिर मेरे शौहर ने उससे बातचीत बंद कर दी। तरह मैं तो माँ थी ना, मैं तो उसको समझाती थी, लेकिन और सख्तियाँ शुरू कर दी हमने उसके ऊपर कि नज़र रखना शुरू कर दी, रात को भी ना जाए। लेकिन फिर भी वो पता नहीं कैसे निकल जाता था और वो फिर अब वो मिरर के अलावा भी और चीज़ें और भी इस पे पार्ट चुराने लग गया। और बस अब मैं क्या बताऊँ आपको कि ऐसा है कि 6 महीने वो जेल में होता है और 2 महीने घर पे, जो एक माँ के लिए कितनी दुख की बात है। मतलब हमने अपना बेटा अपने हाथ से खोया, ये क्यों? क्योंकि मेरे शौहर ने इतनी सख्तियाँ की कि कभी उसको पैसे नहीं दिए। अब जहाँ से उसको पैसे मिल रहे थे वो फिर ज़रा गलत कामों में पड़ गया। यहीं पे तो माँ बाप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सख्ती करें तो कितनी करें। इनके हस्बैंड ने सख्ती की शायद यही सोच के होगी कि पैसे ना दूँ, एक्सेस मनी जो है वो ड्रग्स ये वो लड़के किन किन चीज़ों में खर्च कर देते हैं। तो अब माँ बाप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपना कहाँ तक रखें। उनको समझ नहीं आ रही कि वो मयाना रवि
किस तरह जो है अपने ऊपर लागू करें, किस देखिए तरह? माँ बाप नीड्स तो पूरी कर रहे थे ना, अब इसी माँ बाप को रीजनिंग देनी चाहिए थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ जो बच्चा घर से बना हुआ खाना लाता है उसकी तो बड़ी इज्जत होती है कि माँ इसके लिए उठती है, खाना बनाती है और वो ऑर्गेनिक फूड लेकर आ रहा है। आपने ज़रूर जो है वो गंदी चीज़ें बेकरी से खा के पेट ख़राब करना है। एक बच्चा लेकर आ रहा है, वो अपने दोस्तों को ये आराम से रीजनिंग कर सकता पर वो है। कूल बनना ना आजकल की ज़माने में कि कूल बच्चा के ओह बच्चा है घर से लंच लेके आ रहा है। तो बच्चों को कभी कभार जो सारी सोसाइटी है उसमें फिट इन होने के लिए कूल बनने वाली तो चीज़ बच्चा चाहिए। असर्टिव नहीं है ना, बच्चा असर्टिव हो तो अपनी चीज़ पे फ़ख्र करे कि मेरी माँ उठ के खाना बना के देती है, तुम्हारी माँ तो पैसे पकड़ा के भेज देती है, पैसे तो फ़कीरों को भी दे देते हैं कि जाओ कुछ खा लो, मगर आप जिसको घर का खाना देते हैं इज्जत देते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली रीजनिंग नहीं की माँ बाप ने, बताया नहीं कि बेटा पैसा इसलिए नहीं तुम्हें दे रहे कि तुम गलत चीज़ खा के पेट ना खराब हो जाए, हम तुम्हें अच्छी चीज़ दे रहे हैं, ठीक। बच्चों से डायलॉग और बात करती रहनी चाहिए। आपने बात नहीं की, कम्युनिकेशन। और अच्छा फिर फ़र्ज़ कीजिए कि वो बच्चा जो है उसको एक दोस्त कहता है कि मैंने तुम्हें कभी खाता पीता नहीं देखा, ये भी एक अजीब सी बात है कि वो कितना नज़र रखा हुआ है, इसका मतलब है वो कोई गैंग ऐसा रन कर रहा होगा। तो अब अगर बच्चा इतना माहिर हो ही गया है शीशे खोलने में, गाड़ियों के पुर्जे खोलने में, तो उसको गाड़ियों की रिपेयर शॉप खोल दे ताकि उसका उसी तरफ को चले ध्यान। और वो ये कितनी अच्छी बात आपने कही, गाड़ियों के पुर्जे खोल उसको गाड़ियों के पुर्जों की उसमें ही दुकान खोल, वो माहिर तो हो गया, 2 मिनट कर दो। 2 मिनट में शीशा उतार लेता है, 2 मिनट में पुर्जा निकाल के चोरी कर लेता है, वो तो 3 मिनट में अगले की गाड़ी ठीक कर देगा। तो आप उसको चैनलाइज करें, उसकी स्किल को उसी तरफ चैनलाइज कर दें जिस तरफ को वो चल पड़ा है। लेकिन अब तो जी बन गया है ना, अब तो आदी बन गया तो पैसे तो उससे भी कमाएगा। लोग तो ड्रग्स के आदी भी होते हैं, फिर रिहैब में जाके सही हो जाते हैं और फिर दूसरों को नसीहत करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे ऐसा अच्छे नहीं जो कि है कोई भी गेट बंद कर दिया गया है। तो पैसे तो वो गाड़ी ठीक करने में भी कमाएगा, आप उसको जायज़ चैनल दे दें, ठीक है। नहीं तो 2-3 दफ़ा रहने दे पुलिस कस्टडी में, खुद ही पुलिस ठीक कर देगी। जब माँ बाप ठीक नहीं कर पाते तो पुलिस ठीक करती है बच्चों को। जाहिर है फिर वो जिस रास्ते पे जा रहा है, फिर जिन लोगों के हत्थे चढ़ जाएगा तो वो तो फिर अपना तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जहाँ माँ बाप ट्रेन नहीं करते ना, वहाँ फिर मुआशरा करता है और वो बड़ी सख्ती से करता है जी। और फिर माँ बाप को उस वक्त तकलीफ होती है, उस वक्त तकलीफ। तो आपके कहने का मकसद ये, जो मैं अब एंड करते हुए अपने टॉपिक को यहाँ मैं ये कहूँगी, जो मैंने आपकी इस केस से सुना कि आपने ये कहा कि अगर आप सख्ती भी कर रहे हैं तो सख्ती की लॉजिक बच्चे को रीज़न बताएं, रीज़न बच्चे को बताएं कि ये सख्ती क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। क्योंकि बच्चे आजकल लॉजिक मांगते हैं, वो सिर्फ ये नहीं होता कि हुक्मरान बाप है या माँ है तो हमारा हुक्म मानना पड़ेगा क्योंकि हम तुम्हें कमा के खिला रहे हैं। तो बच्चे को लॉजिक चाहिए कि तुम्हारे ऊपर ये सख्ती क्यों की जा रही है, तुम्हारी भलाई है इसके अंदर। शायद अगर हम उसकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर हम बात करेंगे कि तुम बेहतर बनोगे, तुम्हारी भलाई है, तो शायद उसके दिल पे कुछ लगे। उसे उसकी गलती का एहसास दिला के कि ये जो तुम कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए हम ये कर रहे हैं। आप ये बताइए, एक बच्चा गोल्ड मेडल लेकर आता है स्विमिंग में, तो आप जरा सोच लीजिए कि सख्ती कितनी हुई होगी उस पर, कितनी ट्रेनिंग हुई होगी, कितनी दफ़ा उसने लैप्स लगाए होंगे और कितनी कोच ने उस पर सख्ती की होगी। जिस बच्चे पे सख्ती होती है वो हीरा बन के निकलता है, ठीक है। आप उसको कह दें अच्छा बेटा थक गए हो, चलो ना करो स्विमिंग, तो कोई मेडल नहीं लेगा, उसको स्विमिंग भी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक जो है आपने बहुत, आप लोगों ने अच्छा कवर किया और काफ़ी कुछ एज वालिदैन हम सीख पाए आप लोगों से, बहुत शुक्रिया। तो ये बुलाया। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़ा हद तक जो हमारा अभी आज का टॉपिक था उससे मिलती जुलती बात मैं भी करना चाहूँगी। जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई के लिए छोटे शहरों से बड़े शहर में जाते हैं, फिर छोटे ममालिक से बड़े ममालिक में अपनी बेहतर करियर को परसू करने के लिए हायर एजुकेशन की तरफ रुख करते हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर अगर आप देखें बच्चे ओ लेवल से पढ़ते हैं और उसके बाद वो यही सोचते हैं कि जाके हम बाहर की डिग्री हासिल करें,
अम्मा अब्बा के पैसों से या फिर ख़ुद के मेहनत वहाँ कर पैसे कमाएं और पढ़ाई करें। सो उसकी गाइडेंस के लिए बेसिकली हमारे पास आज मौजूद हैं यहाँ बैरिस्टर रिदा ताहिर हैं, जो कि ख़ुद भी यूके से पढ़ी हैं और पहले यहाँ पाकिस्तान में पढ़ने के बाद फिर उन्होंने लिंकन से पढ़ने के बाद फिर LLM यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड से हासिल किया और अब हमारे पास यहाँ मौजूद हैं आप लोगों को गाइडलाइंस देने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खालिद साहब, जो कि ख़ुद पढ़े हैं, नेशनल लीड फॉर हायर एजुकेशन, मतलब लाइक ब्रिटिश काउंसिल से हैं और हमें गाइडलाइंस देने आए हैं कि किस तरह बच्चे अगर बाहर पढ़ने जाएं तो किस किस जगह से कनेक्ट किया जा सकता है। बेसिकली आप एक ब्रिज का काम करते हैं स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ने में कि कौन से बच्चे को क्या सब्जेक्ट पढ़ने के लिए किस यूनिवर्सिटी का रुख करना चाहिए। मैं ये सही इंट्रोडक्शन है? बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं आप लोगों से सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि स्टडी यूके कैंपेन बेसिकली ये है क्या? अच्छा, स्टडी यूके कैंपेन को अगर एक टैगलाइन में कहा जाए तो उसका हम ये कहते हैं कि ग्रेट फ्यूचर्स हैपन व्हेन यू स्टडी इन द यूके। हम लोगों को ये बात पता है कि यूके एक बेस्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए बाहर पढ़ने जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पे एक्सपीरियंस भी मिलता है, नेटवर्क भी बनता है। तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हायर एजुकेशन स्टडी के लिए यूके क्यों जाना चाहिए, जिनके पास पैसे हैं वो सेल्फ फंडिंग पे कैसे जा सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, कैसे वहाँ जाके रहना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी अवेयरनेस बढ़ाने का जो हमारी कैंपेन है उसको हम कहते हैं ग्रेट कैंपेन। अच्छा, क्या यूके की डिग्री बहुत महंगी होती है? जैसे कि आपने भी कहा स्कॉलरशिप्स भी हैं, सो स्कॉलरशिप तो डिपेंड करते हैं कि अगर आपके नंबर इतने अच्छे आए हैं कि आप उस स्कॉलरशिप में पूरे उतरते हैं, क्राइटेरिया क्या क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे ये जवाब चाहिए कि क्या यूके की डिग्री बहुत महंगी होती है? अच्छा, डिग्री जो है वैसे अगर देखा जाए जेनेरिकली तो महंगी ही होती है। पाकिस्तान में भी महंगी होती है, यूके में भी महंगी होती है, लेकिन वो पैसों का भी तो डिफरेंस है, डिफरेंस का कन्वर्जन रेट की वजह से और महंगा लगता है। लेकिन यूके में एक जो चीज़ है जो उसको पाकिस्तान या बाकी मुल्कों से अलग बनाती है वो ये कि यूके में बैचलर्स होता है 3 साल का। अच्छा। और मास्टर्स होता है 1 साल का। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर पढ़ रहे हैं तो 2 साल का मास्टर्स और फिर 4 साल का बैचलर्स होता है। तो ओवरऑल जब हम उसका एवरेज निकालते हैं तो इतनी महंगी नहीं होती जितनी महंगी लोगों को लगता है कि यूके की एजुकेशन है। दूसरा ये कि बहुत सारी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जिसके लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा ये है कि यूके में रहते हुए आपको काम करने की भी इजाज़त है, तो 20 आवर्स अ वीक एक स्टूडेंट वहाँ पे काम भी कर सकता है। चौथा ये है कि वहाँ पढ़ने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलता है। तो ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं यूके में। थोड़ी महंगी है, अगर आप फ़र्ज़ करें लंदन जा रहे हैं, लंदन में ट्यूशन फ़ी महंगी है, थोड़ी रहना के खर्चे ज़्यादा हैं, लेकिन यूके सिर्फ लंदन नहीं है, तो और भी शहर हैं और भी जगहें हैं जहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी कम है, ट्यूशन फीस भी कम है, तो सस्ते ऑप्शंस भी मौजूद है। तो महंगा और सस्ता ऐसा है कि दोनों किस्म के ऑप्शंस, अगर आप महंगी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं वो भी बहुत ऑप्शन हैं, और अगर आप सस्ती यूनिवर्सिटी जाते हैं और उसमें भी कई अच्छी रैंकिंग वाली सस्ती यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल हैं। आजकल जैसे रुझान बहुत बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स जब वो किसी हाई क्लास से ताल्लुक़ नहीं रखते तब भी वो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास से हैं तो वो चाहते हैं कि वो जाएं बाहर पढ़ने और अपना फ्यूचर संवारें। लेकिन मुझे आप ये प्लीज़ बताएंगे कि अगर किसी ने छोटे स्कूल से ओ लेवल्स के अलावा किसी और मतलब लाइक ऐसे स्कूल या छोटे कॉलेज से ग्रेजुएट यहाँ इंटर किया है, तो क्या वो एलिजिबल है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का? जी, तो एक जो मिथ है, अक्सर लोगों को लगता है कि जिनकी डिस्टिंक्शंस आती हैं या उनके स्टार्स होते हैं उन्हीं को जो है स्कॉलरशिप मिलती हैं, उन्हीं को एडमिशन मिलते हैं। ऐसा नहीं है। आपका अच्छा स्कोर होना चाहिए, अगर आपका इंटर में है या आप ए लेवल्स करें, आपका अच्छा एक एवरेज होना चाहिए। मतलब आसान लफ्जों में कहूँ तो 75% एंड अबव टाइप अगर आपका स्कोर आ रहा है। मैं पूछना ही चाहिए थी, अगर आसान लफ्जों में पूछूं, सिंध बोर्ड से जैसे किसी ने अगर इंटर किया है या मैट्रिक किया है तो क्या वो एलिजिबल होता है बाहर की डिग्रीज के लिए या उसे ओ लेवल ही करना पड़ेगा यूके आगे पढ़ने के लिए? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटर के बाद एडमिशन दे देती हैं बैचलर्स में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि आप एक फाउंडेशन कोर्स कर लें, इंटर क्या है फाउंडेशन कोर्स कर लें यूके में और उसके बाद आप बैचलर्स कर लें। तो दोनों ऑप्शंस हैं और छोटी बड़ी यूनिवर्सिटी से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें
यूके जा रहे हैं क्योंकि एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो ज़रूरी है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। आगे चलेंगे तो और बताते हैं कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, लेकिन बिल्कुल जैसे कि जो ए लेवल्स करता है जितना एलिजिबल वो है उतने ही जो है इंटर करने के बाद भी आप यूके में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि अभी हम थोड़े बहुत जो पैसे हैं वो जमा करके वहाँ पहुँच जाएं और जो फीसेस हैं फिर हम आगे की वो हम नौकरी करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे और उन फीस उस तनख्वाह से हम अपनी वो फीसेस और हमारा सारा जो खर्चा है वो उठा लेंगे, मतलब यहाँ से हमें कोई पैसे ना भेजे, हम खुद कर लेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, ऐसा सोचना पॉसिबल है, लोग चले भी जाते हैं ऐसे, लेकिन टेक्निकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो इतने पैसे हम वहाँ पे कमा सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 20 आवर्स अ वीक काम करने की इजाज़त है, तो उसमें ये कि आपकी पॉकेट मनी और थोड़े बहुत खर्चे तो निकल आते हैं, लेकिन ट्यूशन फ़ी कवर करना जो है इसके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है कि यहाँ से आप अपने पेरेंट्स से या किसी से लोन लेके जाएँ। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा जो कि 18 मंथ्स का अब होता है, तो उस 18 मंथ्स में आप कमा के वापस कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप वो 20 आवर्स अ वीक से अपनी ट्यूशन फ़ी भी कवर कर लें और अपनी लिविंग कॉस्ट भी कवर कर लें। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं, अच्छा जी हमने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में और हमारे यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेटर हमारा आ गया, तो उनका थोड़ा सा दिमाग में होता है कि अच्छा जी हमें एडमिशन मिल गया तो अब हमें वीज़ा भी मिल जाएगा। तो क्या वीज़ा के क्राइटेरियाज अलग हैं और एडमिशन हो गया तो ये कोई एक आपके पास एक वो नहीं है क्राइटेरिया कि हाँ आपको वीज़ा भी मिल जाएगा? अच्छा, तकरीबन ऐसा ही है। अगर कोई सोचता है कि उसको एडमिशन मिल गया है तो उसको वीज़ा भी मिल जाएगा। उसकी वजह ये कि यूके का जो सक्सेस रेट है वीज़ा का वो 97% है। अच्छा। तो 100 लोग अप्लाई करते हैं, 97 को वीज़ा मिल जाता है, 3 का किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। उसकी वजह यही है कि जब आपको यूनिवर्सिटी कैश जो कि एडमिशन लेटर होता है वो इशू करती है, तो उससे पहले आपका इंटरव्यू होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी से अनकंडीशनल लेटर मिल गया है, इसका मतलब क्या वो सारे चेक्स पूरे कर चुके हैं, तो अक्सर लोगों को जो है वीज़ा अप्लाई करते हुए तब प्रॉब्लम नहीं होती। फिर भी 1-2-3 लोग ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि उस वक्त कुछ और गलत बोल दें और वीज़ा एप्लीकेशन उससे मैच ना करे, जिसकी वजह से उनकी रिजेक्शन जो है हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही है कि अगर आपको एडमिशन लेटर मिल गया तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, क्या ऐसा है कि अगर आपके पास यूके की डिग्री है, अच्छा आपको वहाँ तो जॉब नहीं मिली अगर, लेकिन आप पाकिस्तान वापस आए, आप दुनिया में किसी भी जगह चाहें और आपके पास यूके की डिग्री है, तो वो इस बात की ज़मानत है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ औरों से बेहतर मिलेंगी जिनके पास यूके की डिग्री नहीं है? अगर मैं इसे पाकिस्तान की बात कर लूँ तो पाकिस्तान में रफली हमारे पास 25,000 यूके अलमनाई हैं अभी यहाँ पे, और अगर आप किसी भी टॉप पोजीशन पे देखें तो अक्सर लोगों के सीवी पे कहीं ना कहीं यूके नज़र आ रहा होता है। हमारी जो रिसर्च है उससे हमें पता लगता है कि जब कोई यूके की डिग्री लेता है तो विद इन 3 मंथ्स जो है 90% लोगों को जॉब मिल जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर यूके में। क्योंकि यूके की जो डिग्रीज हैं, एक तो जो वहाँ का पढ़ने का तरीका है वो ऐसा नहीं है कि उसमें और इंडस्ट्री में कोई गैप नज़र आए, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो कई जगह पे आपकी इंडस्ट्री में प्लेसमेंट हो जाती है, तो आप प्रैक्टिकली सीख भी रहे होते हैं। तो यूके का जो ग्रेजुएट है वो पूरी दुनिया में बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसलिए जॉब्स का जो है बहुत अच्छा चांसेस होते हैं, चांसेस आपके बड़े आते हैं अगर आपके पास यूके की डिग्री हो। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स डर के बारे में नहीं बच्चों को पढ़ने भेजते बाहर, वो उनको डर होता है कि भाई ये यूके गया है डिग्री करने या डिग्री करने गई है लड़की तो ये वहीं का होके रह जाएगा, तो वो इस डर से, क्या ऐसा है क्या आसानी हो जाती है डिग्री करने के बाद वहाँ रहने में, या क्या सिनेरियो है इसका? मतलब वो कहते हैं ना, जाने वाले को कौन रोक सकता है। हाँ। तो बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो ये सोच के जाते हैं कि हमें वापस नहीं आना। खैर पेरेंट्स का आपने कहा डर, मैंने तो नोट किया है डर नहीं, उनकी ख्वाहिश भी होती है कि अगर बच्चा वहाँ जा रहा है तो वहीं सेट हो जाए। तो ऑप्शन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप यूके में पढ़ते हैं तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का ऑप्शन मिलता है। तो इन 18 महीने में आपको जॉब अगर आपको मिल जाती है अच्छी, क्योंकि आपने वहीं से डिग्री की होती है। अक्सर ये होता है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट किया या मास्टर किया उसके बाद आपको दोनों पे ही ऑप्शन है। दोनों आप बैचलर्स कर लें, अंडर ग्रेड कर लें, या आप मास्टर्स कर लें पोस्ट ग्रेड। अंडर ग्रेड तकरीबन 3 साल का होता है, पोस्ट ग्रेड 1 साल का होता है। दोनों केसेस में आपको 18 महीने का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। क्या आप जॉब ढूंढ लें? अगर आप 18 महीने में जॉब ढूंढ लिया आपने तो फिर वो आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क करवा सकते हैं। आप खुद यूके से पढ़ी हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएं रिदा। मेरे लिए तो इट डिपेंड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं पढ़ने गई थी तो मेरा यही था दिल में कि मैं वापस पाकिस्तान आऊँगी, और क्योंकि मैं इंसानी हकूक़ पे काम करती हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके इस चीज़ को प्रेफर किया कि मैं पाकिस्तान में आके इंसानी हकूक़ पे काम करूँ, और काफ़ी अरसे तक वापस आके एक अच्छी एनवायरनमेंट में यूके एजुकेशन स्किल्स की वजह से, क्योंकि वो आपके अंदर एक बहुत इंडिपेंडेंट थॉट इनकलकुलेट करती हैं। मैंने बहुत अच्छा काम भी किया।
उसके बाद मुझे दोबारा यूके जाने का भी मौका मिला ऑन अ स्कॉलरशिप, और मैं अभी सेंटर फॉर प्रोटेक्टिंग वुमेन ओपन यूनिवर्सिटी से होकर आई हूँ। और वहाँ पे फिर मैंने जो पाकिस्तान में अपना वर्क एक्सपीरियंस किया उसको मैं यूके में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ और इंसानी हकूक़ को यूके में पाकिस्तान से लर्निंग करके कैसे बेहतर कर सकती हूँ, तो मैंने वो करके मैं अभी वापस आई हूँ। सो इट रियली जस्ट डिपेंड्स कि आपका दिल किस चीज़ में है। अगर आपका दिल इस चीज़ में है कि आप यूके में रह के अपने काम वहाँ पे करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत है और आप वापस आना चाहते हैं और यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, क्या यूके में स्टूडेंट्स कल्चरली एडजस्ट हो पाते हैं? मतलब जैसे आप कहते हैं रेसिज्म हर जगह है दुनिया में, सो उस हवाले से मुझे कुछ बता सकती हैं आप? थ्रू आउट माई स्टडी पीरियड मैंने कभी रेसिज्म को यूके के अंदर फील नहीं किया, बल्कि मुझे हमेशा एक एट होम फीलिंग आई। मैंने रमज़ान भी यूके के अंदर ऑब्ज़र्व किया और ईद भी मनाई सबके साथ मिलके, इवन विद द इंग्लिश पीपल, विद द इंडियंस, विद वेरियस पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज़। तो यूके में एक अच्छा माहौल होता है, आप साथ में मिल के बात कर सकते हैं, अच्छे माहौल में बात कर सकते हैं। पर्सनली तो मैंने कभी यूके में रेसिज्म को फेस नहीं किया। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी ब्रिटिश काउंसिल किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से गए हैं यूके, उनको वो किस तरह आसानियाँ फराहम कर रहे हैं? अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा और पीछे जाके आपको जवाब देता हूँ। ब्रिटिश काउंसिल की ये कि अगर आप जिस दिन सोच लेते हैं कि आप यूके जाना चाह रहे हैं, बल्कि सोचने से भी पहले हम लोग इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और अवेयरनेस फैला रहे होते हैं कि लोगों को हम बताने लगते हैं कि यूके कैसे जा सकते हैं, कौन सी जगह पे जाना चाहिए। उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उनको यूके भेजने से पहले हम एक प्री डिपार्चर ब्रीफिंग सेशन करते हैं। अच्छा। इसमें बच्चों को बताते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं कि किस तरीके के कपड़े लेके जाने हैं, गर्म कपड़े यहाँ से लेने हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या पहनना है, क्या उड़ना है, वहाँ क्या खाना है, कहाँ सस्ता खाना मिल सकता है, कहाँ हलाल खाना मिल सकता है, तो पूरी वो ब्रीफिंग देते हैं। उसके बाद जब बच्चे वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे उनकी ओरिएंटेशंस होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइज़ कराती हैं, उसमें कल्चरल डेज होते हैं और शुरू में ही जो इनको सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, कैंपस टूर्स होते हैं, वहाँ पे उनकी वेलबींग का ख्याल किया जाता है, सेफ गार्डिंग का जो है वहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं और ब्रिटिश काउंसिल उनके साथ कनेक्टेड होता है। जब उनका डिग्री कंप्लीट हो जाती है फिर जो पाकिस्तान आ जाते हैं, तो मैंने आपको बताया तकरीबन 25,000 यूके अलमनाई पाकिस्तान में मौजूद हैं। रिदा से भी जो है हमारी अलमनाई इवेंट्स पे ही मुलाकात हुई और हमारे काफ़ी अलमनाई इवेंट्स होते हैं, नेटवर्किंग रिसेप्शंस होते हैं, इनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, शोकेसिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो थ्रू आउट जो है जब एक बार कोई यूके से पढ़ लेता है, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल जैसा इदारा पाकिस्तान में है जो कुछ मुल्कों के लिए नहीं है, तो ब्रिटिश काउंसिल क्योंकि यहाँ पे मौजूद है, तो एक बार अगर हमारा कोई यूके पढ़ने चला गया और अलमनाई बन गया तो हमारा समझे कि ज़िंदगी भर का जो है रिश्ता रहता है अलमनाई के साथ। अच्छा, बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर वालिदैन जो है कंसर्न होते हैं, तो यूके में क्या सपोर्ट सिस्टम है बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर? यूके में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग सोचते भी नहीं है, यूके में उन चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। जैसे अगर डेटा प्रोटेक्शन की बात कर लें ना, फिजिकल सिक्योरिटी को भी छोड़ दें तो ईमेल एड्रेस किससे शेयर कर सकते हैं, नाम किससे, पर्सनल डिटेल्स का ख्याल रखना, वहाँ पे ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं, वहाँ पे मतलब हर किस्म की जो प्रोवाइड की जाती है सिक्योरिटी के हवाले से वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अक्सर हो ये रहा है कि रिसेंट कुछ केसेस में 1-2 केसेस सुनने में यूके कैसे आए जिससे पेरेंट्स को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन मसला ये है कि अगर बाकी मुल्कों के कंपैरिजन में देखा जाए ना तो वो केसेस की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है जितनी बाकी जगहों पे एक आध जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो है यूके बहुत ज़्यादा सिक्योर है। ये मैं कह रहा हूँ एज ब्रिटिश काउंसिल आए यूके अलमनाई से पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल आप मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। ख़ास तौर पे एज लड़की मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एज़ अ लड़की तो मुझे बहुत सेफ़ एंड सिक्योर फील हुआ। इवन रात के 3 बजे भी मैं अपने कैंपस में बाहर निकल सकती थी क्योंकि मुझे लाइब्रेरी जाना होता था। कभी कभी मैं रात में भी पढ़ती थी क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप सारी रात भी पढ़ते हैं, तो जब मुझे लाइब्रेरी जाना होता था तो पूरे कैंपस में सिक्योरिटी होती थी। वैसे भी कैंपस बहुत ज़्यादा सेफ़ था, बहुत ज़्यादा सेफ्टी के मैकेनिज़म्स थे। यूके में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एंड 24 आवर्स आपके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। आप सुकून से अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, गूगल मैप्स पे देख सकते हैं कि आपको किस वक्त निकलना है, किस वक्त बस आएगी। आपके पास बहुत सारा रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स हैं। अगर आप सिटी सेंटर जाते हैं तो इवन वहाँ पे सिक्योरिटी पेट्रोलिंग दे रही होती है। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंस हो जाए तो आप उनको फ़ौरन जाके बता भी सकते हैं कि मेरे साथ कोई मसला हो गया या मैं कुछ रिपोर्ट करना चाहती हूँ। इवन ऑन द फ़ोन आप बहुत इजीली पुलिस से बात कर सकते हैं, सिक्योरिटी से बात कर सकते हैं। तो बीइंग अ फीमेल आई फेल्ट रियली सेफ एंड सिक्योर, स्पेशली नोइंग कि मेरे पास मेरी यूनिवर्सिटी की सपोर्ट है और सिक्योरिटी हमेशा वाज जस्ट अ कॉल अवे।
बिल्कुल। सो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन वालिदैन को जो चाहते हैं उनके बच्चे बाहर पढ़े, और उन बच्चों को जो चाहते हैं कि वो यूके में जाके अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करें? आप पहले देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन किस तरह की है और किस तरीके से सिखाई जा रही है वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग और दूसरों के ओपिनियंस को चैलेंज करने में, अपने ओपिनियंस में फर्म रहने में इस चीज़ की एजुकेशन दी जाएगी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोफेशन के अंदर ग्रो करेंगे। रेदर दैन जस्ट एक्सेप्टिंग इनजस्टिस, आप जस्टिस के लिए आवाज़ उठा सकेंगे, आप समझ सकेंगे कि आपके अंदर वो करेज है और आप ये कर सकते हैं। सो डेफिनेटली एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जवाब थोड़ा सा तवील होगा, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन टाइम मेरे पास कम है, आप बस जल्दी से एक दो बातें बताता हूँ। अगर कहीं भी पाकिस्तान से बाहर पढ़ने जाना है तो अभी से जो है आप पढ़ना देखना शुरू कर दें। आप मैट्रिक करें, ओ लेवल्स करें, ए लेवल्स करें, इस बात का वेट ना करें कि आप जब अंडर ग्रेड में आएंगे, पोस्ट ग्रेड में आएंगे तभी देखना शुरू करेंगे। ब्रिटिश काउंसिल ने एक वेबसाइट बनाई है study-uk.britishcouncil.org, ये अभी यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। और दूसरी एक हमारी वेबसाइट है britishcouncil.pk। तो ये दो वेबसाइट हैं, इस पर सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को अभी से देखना शुरू कर दें। अगर आपका इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाने का इरादा है तो अपनी इंग्लिश अभी से इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ ढूंढते रहेंगे जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं मांग रही है, जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट कम है, तो यूनिवर्सिटी महंगी भी होगी और उसकी जो है रैंकिंग भी अच्छी नहीं होगी। तो अगर बाकी में सीरियस हैं आप पढ़ने के बारे में तो आप इंग्लिश लैंग्वेज अपनी सुधार लें। तीसरा ये कि पैसे होना ज़रूरी नहीं है यूके जाने के लिए। अगर इतनी सारी फुली फंडेड जो है स्कॉलरशिप मौजूद है, रिदा खुद जो है स्कॉलरशिप पे वहाँ पे थी, तो जिसमें आपका जाना, रहना, खाना, पीना, पढ़ना, बल्कि वहाँ रहने का आपको स्टाइपेंड और लिविंग कॉस्ट आपकी अलग से कवर होती है। लेकिन अगर आप सीरियसली अप्लाई अभी से देखेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस होंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो पैसों की फिक्र नहीं करनी। अगर बाहर पढ़ने जाना है, अपना फ्यूचर जो है सिक्योर करना है, तो आप सीरियसली जो है study-uk.britishcouncil.org वेबसाइट को अभी से एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और बस अगर आपने मेरे ख्याल से 10 लोगों ने भी कुछ सीख लिया आज के प्रोग्राम से, तो मेरी ज़िंदगी में इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया आज के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।